अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सोहाब सिल। एक नई सुबह और एक नई अहम गिरफ्तारी। आप सब जानते हैं कि फवाद चौधरी कल रिहा कर दिए गए हैं अडियाला जेल से। उसके बाद आपको पता रावलपिंडी से कल शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को गिरफ्तार किया गया है। इल्जामात जो है वो बिल्कुल वही हैं जो कि पहले फवाद चौधरी पर लगाए जा रहे थे कि फवाद चौधरी जो है वो आसिफ अली जरदारी पर कत्ल के इल्जामात जो इमरान खान की जानिब से लगाए गए थे उसी हवाले से नफरत अंगेज तकारीर करते रहे हैं। पारा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। रावलपिंडी से वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हम भी इस्लामाबाद चलते हैं, अपने के हवाले से हरमीत पाजी से बात कर लेते हैं। हरमीत पाजी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल सोहा, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक रिहाई हुई तो दूसरी जानब हम देखा कि एक और गिरफ्तारी हुई। और सियासतदानों के हवाले से अगर कहा जाए तो हर सियासतदान की ये ख्वाहिश होती कि वो कहीं ना कहीं जेल का मजा जो है वो छके और कहीं ना कहीं उनकी प्रोफाइल मजबूत होती है। आप ये देखें ना कि हमारे मुल्क में प्रोफाइल मजबूत करने के लिए, उसे मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं। बहरहाल हमने देखा है कि पीडीएम जब से आई है पहले साफियों को, और आज एक और खबर कि जो सीनियर एंकर पर्सन है इमरान रियाज उसको भी गिरफ्तार किया गया है लाहौर एयरपोर्ट से, और एफआईए ने उसको उठाया है। और आप ये देखिए कि एफआईए हमेशा क्या करता है कि जब आपको किसी को आपने गिरफ्तार करना होता है तब आप उसके हवाले से मुख्तलिफ सबूत इकट्ठा करते हैं और चीजें ले आते हैं। फिर जाके जब चीजें प्रूफ हो जाती है तब जाके उनको पर्चा थमा दिया जाता है। लेकिन उस केस में ऐसा नहीं हुआ और इमरान रियाज को भी उठा दिया गया आज सुबह। और ऐसे में शेख रशीद साहब का आपको याद है कि शेख रशीद साहब इससे कबल भी बयान देते रहे कि मुझे खतरा है, मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और अब वही हुआ कि शेख रशीद साहब ने उस बयान के हवाले से ये कहा था कि इमरान खान साहब ने, मैंने कोट किया था कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है उसे कत्ल करने की धमकी या वो ऑलरेडी दहशतगर्दों को टास्क दे चुके हैं, इस किस्म का बयान उन्होंने कोट किया था। ये शेख रशीद साहब का बयान आज भी टेलीविजन यूट्यूब पर मौजूद भी होगा। बहरहाल अब जाहिर बात है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ मामला जो है नून लीग की मैं अगर हमेशा बात करूं तो एक तरफ पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो साहब के साथ, क्योंकि काफी वक्त तक मैं पीपल्स पार्टी को देखता था, तो ये बारहा उनकी जानिब से ये बात आती थी कि वो कभी गिरफ्तारियों के हक में नहीं है और वो गिरफ्तारियां नहीं करेंगे किसी सियासतदान की। जो हुआ उसको वो भूलने के लिए तैयार है। लेकिन नून लीग की मैं बात करूं तो हमेशा जिस तरह नवाज शरीफ साहब की एक रविश रही है कि वो दिल में वो सारी चीजें रखे होते हैं, इसी तरह मरियम नवाज साहबा भी उसी राह पर चल पड़ी हैं। और कल आपने देखा होगा कि शेख रशीद साहब की इस गिरफ्तारी के बाद ये तो कल हुई है, लेकिन मरियम नवाज साहबा कल जिस तरह उन्होंने पार्टी कन्वेंशन से खिताब की और 5 लोगों को उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने ये अहद लिया कि अब हमारा जो बयानिया है, यानी आगे हम अगर टिकटॉक पे भी जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी जाते हैं, जहां जहां जाएंगे इन सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल जो है आज की जो महंगाई है, IMF के साथ जो मामलात हैं, दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, इसमें 5 लोग जो हैं वो शामिल हैं। और उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नाम शामिल है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम शामिल है, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम शामिल है, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और आसिफ खोसा साहब का नाम जो है उन्होंने लिया। और ये बयानिया अब बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये कैसे इसको डिलीवर कर पाएंगे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप इमरान खान साहब या सारी पिछली हुकूमत पर डालेंगे, हालांकि आपको पता था कि ये सारे मामलात आगे क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर ये भी बता दें कि रिजीम चेंज के हवाले से जो मामलात हुए थे, किसके कहने पर आपने हुकूमत ली थी, ये भी तो बताना जरूरी है। इस हवाले से कई दफा आप सवाल भी उठा चुके हैं दीगर एनालिस्ट जो हमारे शो में हमारे साथ होते हैं उनसे भी कि ये बयानिया जो नया तैयार किया जा रहा है, जो नैरेटिव बिल्ड बेसिकली लंदन से हुआ है और अब वो लेकर मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। ये रिहाइयों का और गिरफ्तारियों का सिलसिला तो ऑल्दो जारी है, लेकिन हरमीत आप जानते हैं कि इस्तीफों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा, वो PTI के हो या फिर अगर हम नून लीग के बड़े ओहदों की बात करें, शाहिद खान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये भी एक बड़ी अहम खबर है। सियासत में वो कोई पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या
या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इस तरह की हैपनिंग्स जो अनयूजुअल है वो होती चली जा रही हैं। इस सारे सिनेरियो में अगर हम केपी के यानी सूबे की बात करें जहां पर दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठाने लगी है, वहां पर अभी फैसला किया गया है कि एपेक्स कमेटी का जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो शुरू किए जाएंगे। लेकिन हरमीत, वहां पर इस वक्त अगर आप मरियम नवाज के बयान की बात कर रहे हैं तो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान भी है कि 2010 से लेकर अब तक तकरीबन 4100 अरब रुपए की जो रकम है वो दी गई है केपी की गवर्नमेंट को, और 10 साल उनकी हुकूमत रही है। और इमरान खान ने इस पर क्या क्या किया है, इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद आज अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, तो ये इतनी बड़ी रकम कहां गई, किस तरह से की। और अब ये सवालिया निशान है जो कि हर जगह उठाया भी जा रहा है कि आखिर अब मौजूदा दहशतगर्दी की जो लहर है जो इस वक्त केपी को अपनी लपेट में लिए हुए है, उसका असल जिम्मेदार कौन है और इमरान खान पर क्या बात की जा रही है, ये भी आप लोग मुख्तलिफ करंट अफेयर या शोज में या न्यूज़ में देख ही रहे हैं। और दो ये सारी हैपनिंग्स जो है हमारी सियासत में हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि थोड़ी माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए 2 दिन का जो मुज़ाकरात का वक्त है वो अब मुकम्मल हुआ है। 9 फरवरी तक ये मुज़ाकरात IMF से हमारे जारी रहेंगे। IMF जो है वो अपनी डिमांड्स पर, अपनी शराइत पर कायम दायम है, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जबकि अभी तो ये भी आ रहा है कि गर्दिशी कर्जा जो है 4100 अरब का गर्दिशी कर्जा जो कि बिजली के सेक्टर में और गैस के सेक्टर में है, उसको कम करने की बात की जा रही है हरमीत। और वो आपको पता है कि अभी कहा यह जा रहा है कि 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का इजाफा बिजली के नरखों में किया जा सकता है। अल्टीमेटली ये वो महंगाई का जो तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और 47 साल जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है वो 27.6 जो है फीसद बुलंद तरीन सतह है। यानी आप देखें, आप जिस चीज की प्राइस पूछते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप हैरान होते हैं कि पिछले हफ्ते जो चीज मैंने खरीदी थी आज उसकी की जो प्राइस है, वो जो कीमत है वो दुगना हो चुकी है। तो इस किस्म के हालात हैं मार्केट में। घी फी किलो अगर आप अब खरीदेंगे तो 600 से वो भी तजावुज कर गया है। यानी ये हालात हैं मार्केट में आम चीजों के हवाले से। और आप प्याज की बात करें तो वो अभी तक 280 से कम नहीं हुआ। तो ये हम आम मार्केट में फिर आम आदमी की बात करते हैं। उसी तरह आपने कल भी बात की थी कि सैलरीज जो है वो बढ़ नहीं पा रही हैं, मजदूर की दिहाड़ी जो है उसमें अभी कोई देने को ज्यादा दिहाड़ी देने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि चाहे वो सफेद पोश तबका हो हमारे जैसा, और या हम एलीट क्लास को देखें तो हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं फरियाद करता नजर आता है। और जाहिर बात है कि इस किस्म के जब हालात होते हैं तो कहीं ना कहीं हर तरफ से कोई मायूसी जो है वो फैली होती है। और हम देख रहे हैं कि जिस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, अब IMF का आपने जिक्र किया तो 10% यानी 10 रुपए तक फी यूनिट तक बिजली को बढ़ा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ फिर जो है गैस और दीगर मामलात के हवाले से भी जो है तैयारियां हो चुकी हैं। और अगर हम सारी सूरत हाल को देखें तो अगर मैं हुकूमत की बात करूं, यकीन माने अपने जो खर्चे हैं वो कम करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक इफ्तिताह हो रहा था इस्लामाबाद में, वहां पे 1 करोड़ रुपए खर्च करना था हुकूमत को, लेकिन हमने वहां पे देखा कि वो जगह पसंद नहीं आई और फिर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए सिर्फ एक फीता काटने पे। तो ये हालात हैं, ये अयाशियां जो है हमारे जो हुक्मरान तबका है वो आज भी उसी में मगन है। लेकिन पिस्ता जो चला जा रहा है वो मेरे जैसे और आप जैसे एक आम शख्स जो है उसको ही इस सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। इन सारे सिनेरियोज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में कि किसने इस्तीफा दिया है, किसी गिरफ्तारी हुई है और आज अदालत में किसने पेश होना है। फिलहाल इसको हम अपने पॉलिटिकल सेगमेंट के लिए रखते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कोई अच्छी खबर भी आपको देते हैं, क्योंकि आप लोग भी कहते होंगे कि हरमीत सिंह और सोहाग सुबह सुबह आते हैं और कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो कि हम कल पिछले गुजरते दिन के साथ सारा दिन बताते रहते हैं, कौन गिरफ्तार हुआ, किसकी पॉलिटिकल इस वक्त स्टेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। अच्छी खबर आपको खेल के मैदान से देते हैं जिसमें एक ताजा हवा का झोंका आता है। अगर कोई क्रिकेट हो या कुछ भी इस तरह का हो तो हम थोड़े लाइटर नोट पे अच्छा फील करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी हो रही हैं। आपको वनडे रैंकिंग के हवाले से बताते हैं। आपको पता है हरमीत के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वनडे में कोई कंपटीशन नहीं है और कोई सानी नहीं है हमारा। ये ICC की जानिब से रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग जो है वनडे की, और वनडे में पहला नंबर गेस व्हाट हमारे कप्तान का है, यानी बाबर आजम का है। बाबर आजम की रैंकिंग जब आई है और उसके बाद फिर ये खबर आई तो ऑब्वियसली हम डाइवर्ट तो नहीं कर सकते अपनी सारी जो भी आपकी अटेंशन है, लेकिन एक अच्छी खबर है जो कि हमें आवाम को देनी चाहिए कि वनडे रैंकिंग में हमेशा हमारी टीम बहुत अच्छी रही है और उसने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है हर तरह की सीरीज में। लेकिन अब रैंकिंग जो ICC की जानिब से जारी की गई है इसमें बाबर आजम का जो है वो वनडे में पहला नंबर और मोहम्मद रिजवान का T20 में दूसरा नंबर है। ये भी एक क्रेडिट है, ये भी एक अच्छी खबर है।
आपने दोस्त फरमाया कि एक ताज़ा हवा का झोंका है और कहीं ना कहीं क्रिकेट की बात की जाए सुहा, तो हमारे मुल्क में क्रिकेट की बात की जाए तो उसके मदा बहुत ज़्यादा है। और फिर बाबर की अगर मैं बात करूं तो जिस किस्म से उन्होंने एक यंग टैलेंटेड और बड़े कम अरसे में उन्होंने जो नाम बनाया है, यानी उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, टेस्ट हो, कहीं ना कहीं बाबर पर एक तो इन्हिसार भी बहुत किया जाता है और बाबर भी उस तमाम तर उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करते हैं। और इसी वजह से आज ये देखें कि ये एजाज उनके नाम हुआ, पाकिस्तान के नाम हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर हैं या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो लाइक करते हैं, जाहिर बात है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबर को के फॉलोअर हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर ये खबर पाकिस्तान की तरफ आई है तो ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए कि इन हालात में अगर इस किस्म की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं खुशी तो जरूर मिलती है। और खुशी भी एक नहीं है, दो है, जिसको हम आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ताकि हमारी खुशी जो है वो दोगुनी हो सके। क्योंकि आप अगर वनडे की बात करें तो बाबर आजम ने एक क्रेडिट अपने नाम किया है, रैंकिंग में नंबर 1 उनका नंबर है, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी पीछे नहीं है। T20 में उनका दूसरा नंबर है, पहला नंबर जो है वो भारत से क्रिकेटर का है, लेकिन दूसरा नंबर हमारा है और वो T20 की मोहम्मद रिजवान की हम बात कर रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड आप दोनों के लिए। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान का फख्र हैं और ये क्रेडिट्स आपको जाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के सारे सिनेरियोज की तो हम बात कर रहे हैं। हरमीत, हमने ये बात कई दफा कोट की है, अगर हम महंगाई की बात करें या फिर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पाकिस्तान समेत दुनिया का हर मुल्क इससे शदीद मुतासिर हो रहा है। लेट मी शेयर द न्यूज विद यू गाइस कि ये बरतानिया के बेसिकली 124 से जायद महकमा जात हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने स्ट्राइक कर दी है, हड़ताल कर दी है और निजाम जिंदगी वहां पर हरमीत बुरी तरह मुतासिर हो गया है। सो कॉल्ड, आपको पता है कि हम हर जगह ये एग्जांपल जरूर कोट करते हैं, कोई भी मसले मसाइल हो, हमारे इकोनॉमी के हो, हमारे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो या कोई भी हो, हम एग्जांपल जरूर कोट करते हैं। लेकिन आज ये बताने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में ये मसाइल है महंगाई के या फिर अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये 124 से जायद महकमा जाते हैं जिनमें असातिज़ा भी आते हैं, ट्रेन भी आती हैं, बसेस भी आती हैं, इसके अलावा सरकारी महकमा जात भी हैं। तो ये 5 लाख से जायद वर्कर्स हैं जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं। और हमीद, स्ट्राइक किस चीज के लिए कर रहे हैं? तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और ये सड़कों पे है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि दुनिया भर में जिस तरह हम अपने मुल्क की बात करते हैं, दीगर ममालिक के, और आपके भी हमारे भी बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो यही बात दोहराते हैं कि पिछले साल क्या था, जितनी सैलरी थी गुजारा बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा था, लेकिन अब जो सैलरी ले रहे हैं, यानी आप इंग्लैंड की या बरतानिया की अगर हम बात करें तो वहां पे गैस के हवाले से जो गुज़िश्ता महीने में जिस किस्म के बिल आ रहे थे, यकीन माने कि एक दोस्त से जब मैंने पूछा तो उसने मुझे कहा कि हरमीत 1500 पाउंड मुझे इस महीने में मुझे देने पड़े हैं। तो इस किस्म के हालात भी लोगों ने देखे हैं वहां पे। और इसी तरह आपने बात की तो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से सैलरी में या दुनिया की इकोनॉमी जो अगर देखें मुख्तलिफ ममालिक की तो उसमें भी उस तरह खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। और जब से रशिया और यूक्रेन का ये मामला हुआ है, इस क्राइसिस ने पूरी दुनिया को अपने लिपेट में ले लिया, और खासकर यूरोप हो या इंग्लैंड हो या जैसा हमारा मुल्क हो, तो ऐसे बहुत सारे ममालिक जो हैं उसमें जब से ये क्राइसिस आई हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक बेरोजगारी की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी जगह हम ये देख रहे हैं कि जो तनख्वाहों में इजाफे की डिमांड है कहीं ना कहीं इसलिए हो रही है कि महंगाई का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और इसके अलावा आप ये देखें कि वो अगर स्ट्राइक कर भी रहे हैं तो वो इतनी यूनिटी के साथ कर रहे हैं कि इस वक्त 4.5 लाख से ज़ायद असातिज़ा जो हैं उन्होंने जब स्ट्राइक पर जाने की बात की तो 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ है जिसको जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। और इसके अलावा 85% स्कूल्स जो हैं वहाँ पर भी अब देख रहे हैं कि जुज़वी तौर पर हड़ताल है, वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे नहीं जा पा रहे बिकॉज असातिज़ा जो है वो स्ट्राइक पर हैं। बसेस की स्ट्राइक है, ट्रेन की स्ट्राइक है, सरकारी इदारे जो हैं उसमें लोग स्ट्राइक किए हुए हैं। तो खैर ये अगर अपने लिए आवाज़ भी उठाते हैं तो इस तरह से उठाते हैं कि लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि मुतालबात मानने पड़ते हैं। और ऐसी अनयूजुअल स्टोरीज जो है वो बहुत कम आपको पता है किस तरह के ममालिक से सामने आती हैं या उसको हाईलाइट किया जाता है। सो ऑल्दो ये एक हाईलाइटेड खबर थी इसलिए हमने कहा आपसे शेयर करते हैं कि दुनिया भर के मसाइल जो है वो इस वक्त अराउंड द ग्लोब काफ़ी मुश्किलात हैं तमाम तर ममालिक को।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। इसमें आपको पता है कि ऑलरेडी हम प्रोग्राम के आगाज में काफी चीजें आपसे शेयर कर चुके होते हैं कि हमने पॉलिटिकल सेगमेंट में आपके साथ क्या क्या चीजें शेयर करनी है। बट ऑल दो आपको गिरफ्तारी के हवाले से जो कि शेख रशीद की गई है, आज उन्हें मकामी अदालत में अपारा पुलिस ने कल उन्हें गिरफ्तार किया और मकामी अदालत में उन्हें आज पेश किया जाएगा। दफात जो है वो 1 से ज्यादा लगाई गई है और दफात जो है वो 153A भी लगाई गई है और उसका मकसद ये है कि आपने ऐसी इश्तियाल अंगेज तकारीर की है कि अवाम को बरगलाने की आपने कोशिश की है। एक दफात ये भी शामिल की गई है। ऑल्दो इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी का इस्तीफा जो पार्टी ओहदे से वो दे चुके हैं, अब क्या चल रहा है नून लीग के अंदर, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपसे आज मुलाकात कराएंगे। स्पोर्ट्स के शोबे से अच्छी खबर हमने आपको दी है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म और फोरम हम हमेशा यूज करते हैं उन लोगों को इंडोर्स करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए जो कि पाकिस्तान का फख्र है। 300 से जायद गोल्ड मेडल जीते हैं हरमीत इन्होंने और ये तैराकी के माहिर हैं, स्विमर हैं और इनसे आपकी आज मुलाकात कराएंगे। टू बी कंटिन्यूड कर लेते हैं, मुलाकात करेंगे तो बाकी हम उनसे डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको सहूलत फाउंडेशन के बारे में आज बताएंगे कि जरूरतमंद अफराद के लिए सहूलत फाउंडेशन जैसे एज नेम डिपेक्ट, तो ये सहूलत किस तरह से आपको मिल सकती है, कौन लोग इसको चला रहे हैं, कौन कौन इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट करने वाला भी कुछ एक, वैसे तो असातिज़ा इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक इदारा है जो आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट करना चाहता है, जो कि हरमीत हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें मांद पड़ती जा रही हैं और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ का निसाब भी हो सकता है या हमारे घर का माहौल भी हो सकता है या टॉप ऑफ द ऑल सोशल मीडिया, जिसकी वजह से हम न्यू ट्रेंड्स में तो इंडल्ज हो गए हैं लेकिन लिटरेचर को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है। खैर, ये टॉप स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि अब बारी है डेली डोज की। तो डेली डोज पर चलते हैं। सबसे डेली डोज की पहली खबर जो है वो फुल ऑफ स्वीटनेस है, यानी चॉकलेट खबर है। आपको फौरी तौर पर खबर देते हैं डेली डोज की, एक ऐसी दुल्हन जिसका ताल्लुक भारत से है। अब दुल्हन की डिटेल्स तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट की डिटेल्स भी ज़्यादा नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ, खबर ये है हरमीत के एक ऐसी दुल्हन शायद जिसको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, या आप ये कह सकते हैं कि शायद इसके होने वाले शौहर को बहुत पसंद है। उसने खुद को तैयार किया और हमेशा आजकल दुल्हनों की कोशिश ये होती है कि वो खुद को तैयार करें तो कुछ डिफरेंट करें, ऐसा जो वायरल हो जाए। लेकिन जनाब इन्होंने हेयर स्टाइल बनाया और उस हेयर स्टाइल के अंदर चॉकलेट्स, टॉफीज, कैंडीज और पता नहीं क्या क्या लगा दिया। और ना सिर्फ बालों तक रुकी है वो, बालों के बाद फिर उन्होंने ज्वेलरी भी वही पहनी है, आप देखें, और परांदा काइंड ऑफ थिंग, इयरिंग्स भी उनके कैंडीज वाले हैं। उफ़ल्ला, ये फुल ऑफ स्वीटनेस, ये दुल्हन नहीं है, दुकान है। वैसे देखें ना कि कभी हम देखते हैं कि बालों से, आपको याद होगा कि वो क्रिसमस ट्री एक शख्स ने या खातून ने बना दिया था। अब ये देखें कि इसमें वो सारी कैंडीज हैं और कहीं ना कहीं जो शरारती बच्चे होते हैं, हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम इस किस्म की चीजों पे वैसे हमारी नजर होती थी शादी ब्याह में, कि किसी ने हार दूल्हे ने पहन लिया तो कैसे उस वक्त 2 रुपए और 1 रुपए का नोट हुआ करता था, तो उसको कैसे हटाना है और अपने जेब में डालना है। इसी तरह जो शरारती बच्चे, उनका ध्यान ज्यादा कैंडी पे होगा, दुल्हन पे कम होगा। लेकिन आप देखें ना कि हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं खबरों में रहने के लिए मुख्तलिफ चीजों को जिस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं और उस चीजों से मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि बड़ा अट्रैक्टिव सा पूरे बालों में ये सजाना एक अलग है कि हमने कभी नहीं देखा कि एक दुल्हन की कोशिश होती है कि मैं जितनी खूबसूरत नजर आऊं, बाल मेरे इस किस्म के बने हों। हम तो आजकल देखते हैं कि लाखों रुपए जो हैं वो खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसने सोचा कि नहीं भैया, चॉकलेट ही लगा लेते हैं बस। लेकिन आपको पता है हरमीत, अच्छी बात यह है कि वो प्यारी भी लग रही है, मतलब कोई ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा नहीं हुई। उसको जिस मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया, बड़ी महारत से उसने इयरिंग बनाए हैं, पीछे का परांदा काइंड स्टाइल बनाया है, ज्वेलरी जो है वो सारी इससे बनाई है। लेकिन आपको पता है 60 लाख से ज्यादा लोग अब तक इसको देख चुके हैं सोशल मीडिया पे। हरमीत, ये भी अभी बात खत्म नहीं होती। आपको पता है सोशल मीडिया पे जो चीज हमें पढ़ने का मजा आता है ना, अक्सर औकात आप भी मुझसे शेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में जो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ना, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होती है। कोई चीज वायरल हो जाए तो जो कमेंट सेक्शन में देखने को चीजें मिलती है वो शायद वीडियो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब लोग आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे नहीं भी आप इसके आर्ट को अप्रिशिएट करें, और दुल्हन जो है उसने दूल्हे के लिए तैयार किया है, या फिर पूरी शादी में इसको बच्चों से बचा के रखे हैं, सो फार सो ऑन, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था कमेंट में। और दो अच्छा, वैसे जैसा आपने फरमाया कि शायद इसके दूल्हे को चॉकलेट पसंद हो या इनको पसंद हो, लेकिन मैं ऐसी इंडोनेशिया की बहुत सारी शादियों में गया हूँ, अक्सर मुझे इन्वाइट किया जाता था, बहुत सारे दोस्त जो हैं जिनके साथ लिंक होते थे, तो वहां पे जो दुल्हन होती थी उसके गले में ना बॉइल्ड एग जो है
उनका पूरा हार पहना के उनको सेट पे बैठा दिया जाता था और फिर उसके बाद जो है वही अंडों का जो हार होता था बॉयल्ड एग का, वो जो खास मेहमान है उनको दिया जाता था। लेकिन बहरहाल ये भी अच्छी थी ये वीडियो। अब अगली खबर आपको देते हैं। ऐसी कोई इंटरेस्टिंग खबर मेरी टीम ढूंढ के लेकर आई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन मौत जैसे बरहक है वैसे उम्र का जाना भी बरहक है, वक्त का गुजरना भी बरहक है। आप छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, जवान के बाद फिर आप मजीद शदीद जवान होते हैं और शदीद जवानी के बाद आप मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं और फिर मैच्योरिटी से आहिस्ता 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 बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। एक ऐसी खबर देती हूँ आपको, जवान रहने के लिए सालाना गेस व्हाट $20 लाख खर्च करने वाले एक ताजिर से आपकी मुलाकात कराते हैं। आप सोचें कि वो ये चीज मानते हैं कि आपने बूढ़े होना है, लेकिन आप कैसे बच सकते हैं या इसको आप देर तक कैसे लेके जा सकते हैं। मतलब कि बूढ़े तो आपने होना है, लेकिन मैं अपना बुढ़ापा चाहता हूं कि बहुत देर से आए, इतनी जल्दी ना आए। लेकिन आपको पता है $20 लाख मतलब 52 करोड़ रुपए एक अमाउंट होती है। और अभी तक डॉक्टर्स जो उनके बारे में कहते हैं ना, वो इस बात में काफी हद तक कामयाब भी है कि वो कहते हैं मैं बुढ़ापा जरा अपना देर से लेके आना चाहता हूँ। अभी इस वक्त इनके दिल की तबई जो हालत है, उम्र कह सकते हैं, वो 37 साल है। जिल्द इनकी हरमीत 28 साल वाली है। और गेस व्हाट, आखिरी चीज जो बेसिकली है फेफड़े, मतलब ऑब्वियसली पूरे जिस्म का निजाम है, वो 18 साल के जवान लड़के की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। सारा दिन की डाइट, खाना पीना। आपने दुरुस्त फरमाया कि ख्वाहिश होती है और ख्वाहिशात, अगर आपके पास पैसा हो तो फिर उसके लिए और ख्वाहिशात जो है बढ़ती जाती हैं। यानी उसको कैसे कहाँ लगाना है, तो उन्होंने भी यही सोचा। और हम ये देख के भी हैरान हुए कि अगर आप इसकी जो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, यकीन माने कि वो बिल्कुल बहुत ही जवान नजर आते हैं और बिल्कुल अपनी उम्र से काफी वो कम नजर आते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप दिल की बात आपने की, फेफड़ों की बात की या जल्द की आपने बात की, तो उसको जवान रखना यानी उस एज से मजीद 3 गुना कम करके उस स्टेज पर ले आना कि जहां पे एक उम्र 18 साल की होती है और आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो इतना बूस्ट इतना हाई लेवल पे होता है कि कोई की जो काम है आप बड़े आसानी से कर जाते हैं। लेकिन ये देखें ना कि इसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा रकम जो है वो खर्च की है सिर्फ इसलिए कि वो जवान रह सके और बुढ़ापे से दूर भाग सके। मुझे लगता है इनको ना वैसे टॉम क्रूज से ना क्लासेस लेनी चाहिए। इतना वो कोई $20 लाख खर्च करने की बजाय ना, अगर आप कंसल्टेशन ले लें इतने पैसों की, तो शायद आपको पता लग जाए कि आपने इतने फिट और इतने जवान कैसे रहना है। तो ये खैर इतना पैसा खर्च करते हैं तो वो उनको फायदा भी दे रहा है। और डॉक्टर्स जो है वो इनकी डाइट प्लान से लेके सारा दिन में ये 25 से ज्यादा मेडिसिन और वाइटामिन लेते हैं। महीने में एक दफा जनाब लेजर के लिए जाते हैं और दिन में वॉक करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। तो बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी अपने बुढ़ापे को जरा दूर भगा रहे हैं। लेकिन ऑल्दो ही इज सक्सेसफुल इन दिस प्रोसीजर कि मैंने बूढ़े नहीं होना भाई, मुझे डर लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देखते हैं। अगली खबर भी डॉक्टर से रिलेटेड ही है, लेकिन आप देखें इस खबर का जो आखिर है वो मैं पहले कोट कर देती हूँ कि ये खबर ऐसी है कि इसके बाद सजा हुई और सजा के साथ साथ जुर्माना भी हुआ। सिर्फ किस बात पे मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर को जख्मी करने वाले पालतू तोते के मालिक को $90,000 का जुर्माना हुआ है। अब देखिए इसमें क्या मालिक का कसूर था। मालिक ने तोते को इस तरह से ट्रेन तो नहीं किया कि तुम जाके लोगों को मारो। खैर खबर ये है हरमीत के पार्क में ये जो मालिक है और तोता ये घूमने फिरने के लिए गए। वहां पर एक और जनाब जॉगिंग कर रहे थे। ये तोते को पता नहीं वो पसंद आ गई या गुस्सा आ गया, अब कुछ भी सिचुएशन इमोशंस तो तोते को ही पता है। लेकिन वो उनकी जाके कमर पे फड़फड़ाना शुरू कर दिया। उसने हटाने की उसको कोशिश की। उसको हटाने की कोशिश में जनाब गिर गए मुंह के बल और उनको शदीद चोटें आई। और वो खुद एक सर्जन थे। उन्होंने फौरी तौर पर अदालत से रुजू किया और कहा भाई मैं तो इस तोते को या इसके मालिक को नहीं छोड़ूंगा। और भी देखिए अदालत ने हरमीत सजा भी दी। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस के हवाले से वहां पे मुख्तलिफ पॉलिसी होती है और उन पॉलिसियों का कहीं ना कहीं किसी को नुकसान होता है, किसी न किसी को फायदा होता है। हम हंसते तो वो हमेशा ना साल के बाद उसका कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता था और पाकिस्तान आ जाते थे। फिर हम जब उनसे पूछते थे कि भाई ये क्या माजरा है, तो वो कहते थे कि भाई $2 लाख जो है वो मुझे मिल जाता है, मुझे क्या करना है, मैं किसी गाड़ी के सामने आ जाता हूँ और एक्सीडेंट करवा के आ जाता हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं तोते ने एक बड़ा फायदा जो है शख्स को पहुंचा है। लेकिन हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, वहां पे मुख्तलिफ किस्म की और खासकर डॉक्टर्स की बात करें तो वो भी बड़ा ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं ऑपरेशन या किसी हड्डी या किसी फ्रैक्चर को अगर अच्छी तरह ऑपरेट ना किया
तो उनको भी लेने के देने पड़ जाते हैं। और हमीद, इनकी तो अच्छी बात ये है कि डॉक्टर खुद सर्जन है और वो कह रहे हैं कि इस तमाम इंजरीज की वजह से मैं अपने 2 से 3 माह अपने काम को परसू नहीं कर सकता और मेरा बहुत बड़ा हर्ज हो रहा है, मेरे पैसे जो आने थे वो नहीं आ सकते। और डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे पाँव और हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और मैं मुकम्मल सेहतमंद नहीं हूँ, इसलिए जुर्माना है और आपको ये जुर्माना देना $90,000 की पड़ेगा। बात और कोई बात नहीं है। हाँ, 90,000 बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। अगली खबर में चलते हैं। खबर जो है वो बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, आपने सुना होगा ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। यहाँ 7 समंदर नहीं पार किए, एक दरिया का सवाल है जनाब। एक दरिया पार करके ये बांग्लादेशी बच्ची जिसने फेसबुक पे अपनी मोहब्बत को तलाश किया, मोहब्बत उसको मिल गई, तैरते हुए ये अपने आशिक के पास भारत पहुंच गई। हरमीत पहुंच गई। ये देखे ना कि सोनी महिवाल की कहीं ना कहीं स्टोरी से ये ज्यादा वो है, और वो अगर आप वो स्टोरी पढ़ेंगी तो उसमें भी यही सिचुएशन थी। लेकिन खैर सोनी और महिवाल डूब गए थे उसी दरिया में और ये पहुंच गई। ये बड़ी बात है कि अपने पिया के घर भी पहुंच गई और अपने दुल्हे से जो है, जाहिर बात है जिससे मोहब्बत थी, और मोहब्बत के लिए बहुत सारे पापड़, और वैसे भी कहते कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक दरिया है, आग का दरिया। और ये आग का दरिया नहीं था, पानी का दरिया था, और ये डूब के चली गई। अच्छा, डूब के चली गई, लेकिन आगे से आप ये देखें ना, अब स्टोरी में ट्विस्ट है जनाब। ट्विस्ट क्या है, अब विलन बनकर भारतीय पुलिस तो मैदान में आ गई। अब वो कहती है जनाब इसको पकड़ो, पकड़ के इसको वापस बांग्लादेश भेजो, और वहां की जो वजारत है वहां से उनसे राब्ता किया है। मोहब्बत के दुश्मन, वो भी भारतीय पुलिस जैसे। बट ऑल दो भी पहुंच गई थी, मोहब्बत है, लेकिन उनका कहना ये कि गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई है और खबर हाईलाइट हो गई है। शायद हाईलाइट ना होती तो उनके मतलब किसी को भी ना पता होता डिपार्टमेंट में से। खैर, लेकिन अब इसको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। अब क्या होगा इनकी मोहब्बत का अंजाम, ये खबर हम तक पहुंचेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल इसको टू बी कंटिन्यूड ही रहने देते हैं। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और इंटरेस्टिंग खबर जो है वो पाकिस्तान से है, और ये मेरे ख्याल से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए, इसको इस तरह भी से कहा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान से आपको खबर देंगे। बर्फ के मीनारों में पानी जखीरा करने का ये अनोखा तरीका है। आप देखिए, ये टावर्स बनाए गए हैं और ये टावर्स बनाकर इसमें पानी सेव किया जा रहा है। हुसैनाबाद जो है उसका इलाका इस्तेमाल किया गया है इन टावर्स को बनाकर यहाँ पानी सेव करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आप देखते हैं हरमीत के काश्तकारी जो वहाँ की जाती है वो मैक्सिमम मार्च में की जाती है, और मार्च में आपको पानी की अशद जरूरत होती है, और उस वक्त ये होता है कि ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते नहीं है, वो कहीं जून जुलाई में जाके पिघलते हैं, तो उस वक्त जब पानी की अशद जरूरत होती है तो पानी मिलता नहीं है। तो इन्होंने भी फैसला किया है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कि वहां पर अब पानी को सेव करेंगे, और सेव करने के लिए ये बर्फ के मीनार बना के इसमें पानी को सेव किया जा रहा है। दैट इज रियली गुड आइडिया। बिल्कुल, वैसे भी बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, और वैसे भी जब भी बर्फबारी जिन इलाकों में होती है तो पानी की जो कमी है वो तब तक नहीं पूरी थी जब तक जून जुलाई का महीना नहीं आता और वो बर्फ पिघलती नहीं है और वहां से पानी निकल नहीं आता चश्मों की सूरत में। तो हमारे जो इलाके थे, अब तो सूरत हाल बदल गई है, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये जो जब से तब्दीलियां रुनुमा हुई है तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो हमें भी ये करना पड़ती थी उस वक्त भी, और बर्फ को जो है कहीं ना कहीं करके उसका पानी की जगह उसको इस्तेमाल जो है किस तरीके से अपनाना होता था। ये चीजें बड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब वहां पे हालात तो बदल गए हैं। लेकिन गिलगित और बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहां पे अब भी बर्फबारी का जो सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, और ये अच्छा है, ये तरीकाकार अच्छा है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में आपने फसलें उगानी है तो पानी तो लाजिम है उसके लिए। और आपको पता है अच्छी बात ये कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी जो है उनके स्टूडेंट्स ने इस पर काम शुरू किया, और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि 2017 से इस प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2021 से जो है वो इसको प्रॉपर तौर पर फंक्शनल करने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करके अब पानी को जो है वो सेव किया जा रहा है। और ये क्रेडिट जो है वो यकीनन यूनिवर्सिटी को भी जाता है कि ये आइस टावर्स जो है वो बना लिए गए हैं, और पानी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि इन 3 महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है, तो ये बेस्ट टाइम है पानी सेव करने का। ऑल्दो वी आर डन विद आवर डे टुडे, होपफुली कि आपको बड़ा पसंद आया होगा, बिकॉज खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो सुबह सुबह आप फिर इंटरेस्टिंग खबरें सुनी हैं, तो ट्राई टू मेक योर डे इंटरेस्टिंग एज वेल। सो हैव अ गुड डे। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर कहिएगा कि कोई रिहा हो रहा है, कोई गिरफ्तार हो रहा है, और इसके साथ साथ आपको पता है कि इल्ज़ाम वही है, बल्कि दरख्वास्त में यही कहा गया है कि इल्ज़ामात जो लगाए गए थे इमरान खान ने आसिफ अली ज़रदारी पर, उनके कत्ल के, उस पर गिरफ्तार किया गया है। और ये सेकंड किया था शेख रशीद ने, जो कि उनकी स्पीच सिर्फ ये थी कि इमरान खान ने ऐसा कहा है, उन्होंने खुद से ऐसा कुछ नहीं कहा था। अलबत्ता ये जो रोलर कोस्टर है ये देख रहे हैं कि सिर्फ जेल की तरफ ही जा रहा है। आप क्या रिव्यू करते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सोहा, सीधी सी बात है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उनकी पॉलिसी थी, वो पीटीएम को ठोकना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, पीटीएम के लोगों को अंदर करना चाहते थे, और उन्होंने आवाम को ख्वाब भी ये दिखाए थे कि ये बड़े करप्ट लोग हैं, ये बड़े गंदे लोग हैं, तो हम इनसे टूटी हुई दौलत वापस लेंगे। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली अब उसकी जो भी वजूहात हों, इमरान खान साहब उस मामले में डिलीवर नहीं कर पाए। वो इनको ना ठोक सके, ना तोड़ सके, ना इनसे कोई पैसा निकलवा सके। तो आवाम को उस तरह से तो उन्होंने बड़ा मायूस किया, लेकिन क्योंकि वैसे किस्मत के धनी है तो इसलिए जो हुकूमत में जब थे तो जितनी गालियां इमरान खान साहब की हुकूमत को पड़ रही थी उसमें उनके लिए एक सुनहरा मौका साबित हुआ पीटीएम की तरफ से तरीके में इत्मीनान लाना। तरीके में इत्मीनान लाके ऐसे लगा कि जैसे खुद पीटीएम ने इमरान खान की सियासी जिंदगी में दोबारा रूह फूंक दी है, और वही इमरान खान जिन पे हर तरफ से तनकीद के मिस्टर चलाए जा रहे थे वो दोबारा लोगों को मसीहा नजर आने लग गए और पीटीएम पे तनकीद होने लग गई। अब पीटीएम के लिए मामला ये था सीधा साधा कि या तो वो इलेक्शन में जाएं और अपने हाथों इमरान खान साहब की हुकूमत बनवा दें दोबारा, और फिर अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करते जाएं। बिल्कुल। या फिर वो ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिससे इलेक्शन ना हो सके, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, इलेक्शन साल 2 साल के लिए आगे चले जाए। तो मेरा ख्याल ये है इस्लामाबाद में जो बैठे लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि पीटीएम ने यही पॉलिसी अपनाई है, इलेक्शन में वो नहीं जाना चाहते। अब जब इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो उसके लिए अब लोगों ने तो शोर मचाना है। लिहाजा बात ये देखें कि एक पॉलिसी हमारे जो वाकफाने आल हैं उन्होंने बताया कि वजीर आजम हाउस में एक जो मामला तय किया गया है, इसके जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान और पीटीएम की तमाम जमातें इस पे ऑन बोर्ड हैं, वो ये है कि पीटीएम की तरफ से वो लोग जो पीटीआई के लोग हैं और ज्यादा वोकल हैं उनके खिलाफ एक भरपूर एक्शन किया जाएगा। अब उसमें देखें पीटीआई के लोगों ने खुद मौके तो फराहम कर रखे हैं, वो गुफ्तगू तो खैर इल्ला माशाअल्लाह खुद ऐसी करते हैं जिसपे उनको काबू किया जा सकता है। तो उसकी पहली मिसाल फवाद चौधरी साहब थे। फवाद चौधरी साहब को 7-8 दिन तक जिस तरह से रखा गया, जिस तरह से उन्हें पेश किया जाता रहा, हम जो भी कहें कि जितना भी कहें इस पे ये गलत तरीका था, गैर इंसानी सलूक किया गया, लेकिन वो एक मैसेज था। अब शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी है वो भी एक मैसेज है। शेख रशीद के मामले में आप देखें कि हमेशा वो कहते हैं कि वो उन्होंने गेट नंबर 4 की सियासत की है और जीएचक्यू को हमेशा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताते रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कुछ और भी मैसेज है। तो समझने वाले सर एक रिहाई हो गई, एक गिरफ्तारी हो गई, सर एक इस्तीफा भी आया है। शायद आपने जो जिक्र किया, यानी शेख रशीद साहब को हमने हमेशा देखा है, जो गेट नंबर 4 का आपने जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि ये इशारा है कि अभी बर्फ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और खान के दरमियान पिघली नहीं है? सर रणबीर साहब, बर्फ पिघलने में तो दूर की बात है, अभी तक तो मेरा ख्याल है कि बर्फ तक बात ही नहीं पहुंची। अच्छा। अभी तक तो बात आतिश की है, अभी तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। ठीक है। अभी तक तो वो मामला उस स्टेज पे गए नहीं कि जब आग पे वो पानी डाले। अभी तो देखें खान साहब रोजाना जो गुफ्तगू करते हैं वो आग में मजीद पेट्रोल छिड़कने वाली होती है। अच्छा सर ये कहिएगा कि एक पार्टी ओहदे से इस्तीफा भी दिया है आपने देखी है कि हमने देखा मरियम नवाज साहिबा कल जिस तरह उन्होंने कन्वेंशन से खिताब की और 5 नाम को उन्होंने
जो है वो टारगेट जो बयानिया वो जी, लंदन जी। से लेके आई और 5 नाम का जिक्र भी उन्होंने किया और सोशल मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि टेलीविजन और सोशल मीडिया पे अब हमने एक्टिव होना है। क्या इस बयानी को लेकर वो सोशल मीडिया पे उस तरह छा जाएंगी जिस तरह हम देखते हैं कि पीटीआई जो भी बयानिया बनाती, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो, वो बहुत जल्दी बिक जाता है। इस मामले में नून लीग क्या मात देगी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर? देखिए, ये बड़ा ही मुश्किल है टास्क इस वक्त। उसकी बुनियादी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब के पास, मैंने जैसे कहा कि वो किस्मत के धनी हैं, उनके पास सोशल मीडिया की एक ऐसी मजबूत टीम है और वो वॉलंटियर्स की सूरत में भी है। बिल्कुल। वो मुख्तलिफ पीटीआई के लोग हैं, मुख्तलिफ पीटीआई के चाहने वाले हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, जो सिर्फ ये वॉलंटियर ही नहीं कर रहे बल्कि खुद अपनी जेब से पैसे लगा के इस काम को प्रमोट भी कर रहे हैं। नून लीग के लिए सूरत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नून लीग ने पहले कभी भी, नून लीग असल में 90 की दहाई की सियासत से बाहर नहीं निकल पाई। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये नहीं समझा कि अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। 60% से 65% आपकी आबादी यूथ पे मुश्तमिल है। अब ये जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, हाँ, इज एवरीथिंग। वो, हाँ जी, अब ये देखें स्मार्टफोन ही सब कुछ करवाता है। तो अब अगर मरियम नवाज ने ये सोचा है तो एक तो ये कि उसमें इन्हें भी एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करना होगी, इसमें तमाम गैजेट अपनाने होंगे, इस्तेमाल करने होंगे, और फिर क्या वो उस तरह से टीम डेवलप कर पाएंगी जो कि पीटीआई का मुकाबला कर सके। तो देखिए, एक तो आपको पता होगा कि एक जब ब्रांड बन जाता है तो उसका मुकाबला करना जरा मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और फिर सबसे बढ़ के ये तो इंतहाई मुश्किल काम होता है। अच्छा, आप इमरान, इस पे भी रिव्यू कीजिएगा। बस मेरी बात सुन ले सोहा, मेरी बात मुकम्मल करें, मुकम्मल करें। ये जो मामला है, सोशल मीडिया पे इमरान खान एक ब्रांड बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको रिप्लेस करना और उनके लिए मुश्किल खड़ी करना मुश्किल है। जी, आप पूछें सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सेकंड ही कर रही थी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपने कहा कि बेसिकली पीटीआई को तो कहा ही सोशल मीडिया पार्टी जाता है, लेकिन अब जो हर तरह की स्टेटमेंट होती है, हर तरह का वीडियो बयान होता है जो कि ऑन एंड ऑफ सामने आता रहता है। रिसेंट बयान में आपको पता है उन्होंने ये कहा कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 जो कि इमरान खान की स्टेटमेंट थी। मलिक मोहम्मद अहमद खान इस पर ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आइन में ये लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर नहीं होते तो क्या होगा। आइन इस पर चुप है। सर, आप कह रहे हैं कि देखिए, लग रहा है कि जैसे नून लीग तैयारी कर चुकी है कि हमने अल्टीमेटली डिले ही करना है इलेक्शंस को, तो आप ये सिचुएशन किस तरह से ठीक होती देख रहे हैं? देखिए, क्योस है ना, मैं तो क्योस देख रहा हूँ, लिहाजा मैं यही आपसे बात कहता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला की जात अपना फजल करम करे, इस मुल्क पे, इस अवाम पे रहम करे। ये जो हालात हैं ये अच्छे नहीं, और अगर क्योस ज्यादा हुआ तो इमरान खान साहब भी इख्तिदार के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ना हो कि सड़कों पे कुछ खून खराबा शुरू हो जाए या ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जिससे लोगों को भी जो है ना, जो महंगाई से परेशान लोग हैं, उनको बेचारों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़े। सर, शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफा जो है उसे आप किस तरह से देखते हैं? एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि जब से मरियम नवाज साहबा को ये 2 ओहदे मिले हैं, तब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भी पार्लियामेंट में जाके या कहीं ना कहीं नून लीग के लोगों से मुलाकात होती है, आपकी तो जरूर होती है और आपके पास खबर भी होती है। तो सर, क्या देखते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है कल इस्तीफा दे दिया, मुफ्ता पहले से नाला है, इस सारी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि एक अंदर शहबाज शरीफ और मरियम साहबा, और ये भी कहा जा रहा है कि हमजा को भी माइनस करने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे सर? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है साहब, ये 3 केसेज हैं। पहली बात तो ये अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का दोनों भाइयों का जो ताल्लुक है, उसमें मुमकिन नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हों। और इसमें कई दफा आपने देखा कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ को ये ऑफर भी की गई माजी में, लेकिन उन्होंने वजीर आजम का मनसब संभालने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अपने भाई से ताल्लुकात खत्म करके या मुखालफत करके ये कर नहीं लेना चाहता। जहाँ तक बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब की और मुफ्ता इस्माइल साहब की है, तो देखिए, मुफ्ता इस्माइल की तो अपनी उस तरह से कॉन्सिक्वेंसी भी नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक सीनियर मेंबर है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है,
उनको 35 साल हो गए हैं। देखिए, उन्होंने कल भी कहा कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे ही लड़ेंगे, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनके तहफ्फुज़ात हैं और सिर्फ उनके नहीं है। मरियम बीबी के इस तरह से जो चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर बनाया गया है, उसमें बहुत सारे सीनियर लोगों के तहफ्फुज़ात हैं। लेकिन जो आपने बात हमजा शहबाज की थी, आप एक बात लिख के रख लें कि अगर हमजा शहबाज को मुस्लिम लीग नून में से माइनस करने की कोशिश की गई तो उसका नुकसान हमजा को कम और पार्टी को ज्यादा हो। इसलिए मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज कभी भी इस तरह करेंगी, क्योंकि मरियम नवाज ये बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि पंजाब में खास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे जितनी पेनिट्रेशन हमजा शहबाज की है उतनी पार्टी के किसी रहनुमा की नहीं। ठीक है सर, ये जो हालिया लहर है दहशतगर्दी की, जिसकी वजह से केपीके में आप देख रहे हैं कि जो भी हो रहा है, उसके लिए फैसला ही किया गया। जी सर, जी जी जी। सोहा, मैं बोलते हुए तो हूँ, एक 100 ट्रेन शुरू हो गया, इसलिए अगर किसी वक्त भी कनेक्ट ठीक है सर आप भी इस्लामाबाद जा रहे हैं? हाँ जी, चलिए सर, हैव अ सेफ जर्नी, आप इस्लामाबाद जाएं, लेकिन अगर कटेगा तो हम मैनेज कर लेंगे। ये कहिएगा केपीके में इस वक्त एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने की बात की जा रही है, निगरान हुकूमत और कोर कमांडर को कहा कि शामिल किया जाएगा, टारगेटेड ऑपरेशन करने की भी बात की जा रही है। शहबाज शरीफ की इस पे स्टेटमेंट ये आई है कि पिछले 10 सालों में केपीके में गवर्नमेंट जो है वो आपने देखा है कि पीटीआई की थी और 417 अरब केपीके गवर्नमेंट को दिए हैं। तो अब वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। ये जो ऑपरेशन वहां पर करने की बात की जा रही है, जो हालिया लहर है दहशतगर्दी की, इस पे एक ही सवाल उठ रहा है, किसका जिम्मेदार कौन है? और आपको पता है किस पे क्या बात हो रही है? इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। करोड़ों रुपए तो उनके सोर्सेस फंड के होते हैं, कहाँ थे वो सोर्सेस? बिल्कुल। तो क्यों ये पहले फैसला नहीं कर सके? जान क्यों ये इतना नहीं थी? और फिर 4 नाके तोड़ के रेड जोन में इतना बारूद कैसे पहुंचाया गया, जिससे आप ये देखें उनके सहूलतगार कौन थे कि इतना धमाका हुआ कि मस्जिद ही शहीद हो गई, मस्जिद का ही नामो निशान नहीं हुआ, तो 100 से ज्यादा जाने चली गई। तो ये सानेहा किसी भी एपीएस से कम नहीं है। इसमें आपको नेशनल एक्शन प्रोग्राम में जो चीजें रह गई थी उनको पूरी तरह से अमल करना होगा। जिस तरह भी करें आप, अगर ये करें, अगर नहीं करेंगे तो उसके मुस्तकिल में आपको मजीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है इमरान याकूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सेफ जर्नी, और आप खैरियत से इस्लामाबाद पहुंचे और हमने जो है उनको लाइन पर लेने का और उनसे जो डिस्कशन हुई उसका आपने क्रक्स निकालना हो तो सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब हो चुकी है, वो सियासी सूरत हाल हो, पार्टी के अंदर की बात हो या पार्टी के जो लीडरान हुकूमत करते हैं या जो अवाम को मैनिपुलेट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अवाम को बताते हैं कि ये नैरेटिव है, आपने इस पर चलना है। बेसिकली देखा यही जाता है कि एक नया नैरेटिव आता है, चंद दिन चंद महीने चलता है, उसके बाद एक नया नैरेटिव आ जाता है। अवाम के नैरेटिव को बिल्ड किया ही नहीं जाता कि अवाम को किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो ऑल्दो अवाम का कब सोचा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो you're watching Good Morning Public. We are in the second hour of the show और दूसरे घंटे में हम स्पोर्ट्स को, फैशन को हमेशा हाईलाइटेड रखते हैं। तो आज सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में हमने कल भी आपको पता है बात की थी, और एथलीट्स ऑन एंड ऑफ और स्विमर्स जो है वो हमारे शो में हम उन्हें इन्वाइट करते रहते हैं, बिकॉज हम इस प्लेटफॉर्म से उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं और उनका क्रेडिट है कि उन्होंने इतनी मेहनत की और पाकिस्तान का फ़ख्र है। आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे हमजा से। हमजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली स्विमर हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, 300 गोल्ड मेडल इनका क्रेडिट है। तो एक एक से शुरू करेंगे और 300 तक पहुंचेंगे। तो आज के शो में आपको वेलकम कहते हैं हमजा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे और गुड टू सी यू ऑन स्क्रीन। अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। सबसे पहले ये बताएं कि किस उम्र से आप, माशाल्लाह अभी बहुत यंग है, किस उम्र से तैराकी कर रहे हैं? मैं जब 6 इयर्स का था तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो स्टार्ट में ये आसान नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे टीचर्स ने, मेरी बहन ने मेरी सारी सपोर्ट की, और मैं जहाँ भी हूँ अब अल्लाह ताला की वजह से हूँ, अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, कोचेस और उनकी मेहनत की वजह से हूँ। अच्छा, ये 300 गोल्ड मेडल्स जो हैं ये कंप्लीट कब हुए हैं इतने कम अरसे में?
कहाँ कहाँ से, कौन कौन सा गोल्ड मेडल? पहले मैंने जब स्टार्ट की थी तो मैं विन नहीं करता था, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी हार्डवर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी की वजह से ये यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। इस 2022 में मैंने 3 न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं नेशनल में, और जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जी हरमीत। अच्छा हमजा, अगर हम देखें, जाहिर बात है कि इंसान कुछ सोचता है और एक सोच होती है कि भैया यहां तक अगर पहुंचे तो आगे बस ठीक है, काफी हो गया। एक गोल्ड मेडल लिया, दूसरा लिया, कहीं ये सोच आई या अब 300 से आगे भी कुछ सोच रखते हैं भाई? व्हाट इज नेक्स्ट? मेरा अभी 2023 के अंदर हमारी गेम्स आ रही हैं, वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप्स जापान में ये हो रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट और उससे मिले तो मैं बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। और मैं स्विमिंग को परस्यू करना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ। पढ़ाई में प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर पढ़ाई आपकी उस लेवल तक नहीं होगी तो फिर फ्यूचर आपका डिफरेंट होगा, मतलब वो उस लेवल का नहीं होगा। तो मेरा मैं चाहता हूं आपने कि बात की, हमेशा हमारे जितने भी एथलीट आते हैं वो यही गिला शिकवा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हम भी इससे बखूबी वाकिफ हैं कि कहीं ना कहीं कोताहियां, कमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी आप जैसे लोग कर जाते हैं, निकल जाते हैं आगे। अब आपने बात की कि हुकूमत अगर थपकी दे, सपोर्ट करे, तो अब से जो ये सफर आपने तय किया और 300 गोल्ड मेडल तक आप पहुंचे हैं, तो ऐसे में जाहिर बात है घर के अखराजात को अगर हम देखें तो क्या कोई स्पॉन्सर मिला था या इससे पहले किसी ने सपोर्ट किया? उनके हवाले से अगर आप बताना चाहें। वालिदैन का तो आपने बता दिया कि भैया बहुत सपोर्ट, जाहिर बात है वालिदैन के सपोर्ट के बिना आगे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपना अभी तक जहाँ भी मैंने किया ये सारा प्राइवेटली, मैंने अपने आप को खुद सेल्फ फाइनेंस पे यहाँ तक पहुंचाया। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज्ड हूँ, लेकिन जो बाकी अनप्रिविलेज्ड हैं, टैलेंट है, वो आगे नहीं आ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं। अच्छा हमसे ये बताएं कि आपने 300 गोल्ड मेडल जो जीते हैं, इसमें आपने कहा कि सेल्फ फाइनेंस पे आपने सारा कुछ किया है, और ऑब्वियसली आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। इंटरनेशनल्स कंपटीशंस में कितना पार्टिसिपेट किया, और आप इसे एज अ प्रोफेशन ही आगे परस्यू करना चाहते हैं? ये मेरा अंडर 16 में लास्ट ईयर था। अब मैं अपना एज मैंने अपनी क्वालिफाई की है, और मैंने अपना टाइम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो क्वालिफाई किया है। तो इंशाल्लाह मैं 2023 में, ये मिड जुलाई में हमारे फीना वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप्स हो रही हैं, तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसके लिए, और तैयारी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हाउ कुड यू मैनेज विद योर स्टडीज एंड एवरीथिंग इन अ रूटीन लाइफ? ये स्विमिंग ऐसी स्पोर्ट है, मतलब वो उसको आपको टाइम देना पड़ता है। Yes. मैं सुबह 5 o'clock उठता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट नहीं करता पहले, मैं साइकिल पे अपना स्विमिंग पूल जाता हूँ, अपना स्विमिंग करता हूँ स्कूल से पहले। उसके बाद मैं अपना ट्यूशन जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, और फिर मैनेज हो सकता है ये सब कुछ। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बाकियों ने बनाया हुआ है। अगर आपको एक चीज में शौक है तो उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। जी हरमीत, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ हमजा, अगर हम देखें आपके सफर को, देखें जिस तरह आपने बताया आपके भैया सुबह उठते हैं तो पहली शुरुआत यहाँ से होती है, यानी 300 गोल्ड मेडल को जब मैं देखता हूँ फिर इस सफर को, ये सफर आसान नहीं था, बहुत ज्यादा रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलात, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें हमें। मेरे कोच मुझे हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ जो वो पॉइंट एक ऐसा आता है जहाँ आपको वो चीज मुश्किल लगती है, आप वहां से आगे एक टाइम आता है, आप उस टाइम पे आप स्टक हो जाते हैं, वहां से आप मेहनत करते हैं, वो असल मेहनत होती है। अच्छा, जहाँ पर मतलब आपको मुश्किल लगे, मतलब जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है, इसको हम इससे एफिलिएट कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन को। लेकिन हमसे ये बताएं कि आप इसे ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट, तो आपने कहा कि अब तक इसको सेल्फ फाइनेंस पे आप चला रहे थे। सपोर्ट के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लिए आपको लगता है कि इसको आगे किस तरह से, अगर आपको सपोर्ट चाहिए, स्पॉन्सर्स चाहिए, तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं या हम इस फोरम पे जितने लोगों से बात करते हैं, उनको शदीद मुश्किलात है इस हवाले से कि स्पॉन्सर्स प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारों से मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी है बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि क्राइसिस है, लेकिन
पाकिस्तान अगर हम अगर पाकिस्तान हमें करे तो पाकिस्तान नेशनली रोशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम हमारे पास भी हुई दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, जो बाहर जो स्विमर्स हैं उनके पास यूएसए वगैरह हैं, तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे हम। अच्छा, पाकिस्तान इसका स्कोप क्या देखते हैं? लोगों का रुझान इस तरफ है ज्यादा, मतलब आपसे मुंसलिक जो लोग हैं, दे वांट टू लर्न। ये आइस स्विमिंग एक ग्रोइंग स्पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट मिलती है अपना क्रिकेट जैसे स्पोर्ट को, और सारी फाइनेंस क्रिकेट की तरफ जाती है, और बाकी जो ग्रोइंग स्पोर्ट्स हैं उनको फोकस नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो ग्रोइंग स्पोर्ट्स हैं उनके साथ अपना गवर्नमेंट हेल्प करे और स्पॉन्सर करे, ताकि जो यंग टैलेंट है वो निकले पाकिस्तान से और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। ठीक है जी हरमीत। हमजा, आपने बात की, कल भी हमारे एक एथलीट जो है हमारे शो में आए थे, वो भी यही रोना रो रहे थे कि भैया क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप जैसे नौजवान, यानी आप तो माशाल्लाह बड़ी कम उम्र में आपने शुरुआत की, ऐसे बहुत से नौजवान आपसे मिलेंगे, मुलाकातें होंगी, वो चाहते हैं कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम बनाए। तो जब वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमी जो है इस तरफ ज्यादा है और ज्यादा उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी क्रिकेट की तरफ ध्यान दिया जाता है, तो ये इसको मुस्तकबिल में कितना नुकसान आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो नौजवान चाहते हैं कि कुछ करें लेकिन वो मायूस होकर लौट जाते हैं अपने घरों की तरफ, इस पर आप क्या कहेंगे? जो तो होते ना प्रिविलेज लोग, वो इस चीज को नहीं देखते कि हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है या नहीं, वो अपना पैशन कंटिन्यू करते हैं, और अगर नहीं पाकिस्तान में कंटिन्यू कर पाते तो वो अब्रॉड इसीलिए जाते हैं क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बाहर स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, और इसीलिए जो अभी रिसेंटली आ रहा है कि ओवर 8 करोड़ पाकिस्तानीज ने 2022 में इमिग्रेट किया बाहर से, बाहर गए। तो हम अगर पाकिस्तान में उनको फैसिलिटेट करें प्रॉपर्ली तो हम पाकिस्तान का नाम ही रोशन करेंगे। अच्छा हमजा, आपकी जो प्रैक्टिस होती है इस फॉर एवरीडे, और आप मतलब ऑब्वियसली आपको यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स टुगेदर, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, खुराक का ख्याल रखना पड़ता है और दीगर चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो आप ये सब कुछ किस तरह से मैनेज करते हैं? प्रैक्टिस रोजाना करते हैं? जी, मैं अपना स्विमिंग से करके घर आता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी को पढ़ाई करता हूँ, और उसके बाद 7 o'clock मेरा दोबारा ट्रेनिंग सेशन होता है। 2 टाइम दिन में हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, और जिससे आप बेहतर और बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, जब आप इस तरह की किसी सपोर्ट में होते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लोग सपोर्ट करें, तो फिर कुछ ना कुछ सोसाइटी को वापस देने का भी आप सोच रहे होते हैं ना, कि चले अगर मेरे पास तो इस तरह की अफोर्डेबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का शौक रखते हैं, उनमें टैलेंट भी है, बट दे आर नॉट एबल टू लर्न। तो आप अभी तक ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा कोई प्लान है कि आप ट्रेनिंग दे भी, आपसे मुंसलिक लोग या आपको लोग अप्रोच करते हैं इस हवाले से कि आप उन्हें सिखाएं भी? इंशाल्लाह डाउन द लेन अगर मैं अपना और एक्सेल कर गया और फेम और मिल गया तो मैं अपना सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा। हमारा पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, उसको वेस्ट नहीं होने। जी हमीद। जी अच्छा हमजा, हम देखते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं मुकाबले के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम सोचते हैं कि ये सहूलियात अगर वहाँ पे होते तो वाकई टैलेंट और भी ज़्यादा होता। लेकिन बहरहाल आपसे जानना चाहूँगा, आप का मुकाबला जो हुआ है किन किन ममालिक के साथ हुआ, कहाँ पे आपको लगा कि भैया टफ टाइम दिया इसने? वैसे हमारे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हर ईयर हमारे साथ compete करके जाते हैं, और सिर्फ फ़र्क हमारा उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, डाइट, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और उसमें फ़र्क आता है। और वो हमें हमारे पाकिस्तान में दुबई से बच्चे आते हैं, श्रीलंका से बच्चे आते हैं हमारे पाकिस्तानी नेशनल में compete करने, और वो हमें टफ टाइम देते हैं। अच्छा, स्टडीज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती? आपने डाइट की बात की, जाहिर बात है कि जब आप स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स का कोई भी ऐसा कोई इवेंट जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, जाहिर बात है बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। स्विमिंग के हवाले से बताएं क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? चाय कम पीनी पड़ती है, ज़्यादा पीनी पड़ती है? सिर्फ चाय का बताएं। मैं अपना चाय लवर इतना ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि फिर एडिक्शन हो जाती है। मैं अपनी डाइट में हाई प्रोटीन इंटेक रखता हूँ, और साथ लेंटिल्स और वेजिटेबल्स, और 2 हफ्ते में एक आध दफ़ा कहीं दोस्तों के साथ बाहर। या स्विमिंग के अंदर डाइट का मेन आपका डाइट भी होता है, वो कहते हैं कि
70% ऑफ द बॉडी आपकी किचन में बनती है और 30% आपकी जिम या और किसी बिल्कुल स्पोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डाइट एक वाइटल इम्पोर्टेंट रोल है स्विमिंग के अंदर या बाकी किसी स्पोर्ट के अंदर, जो अक्सर स्विमर्स या एथलीट्स मिस कर देते हैं। अच्छा हमसा, आप ये बताएं कि स्टडीज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती? अम्मा पापा से इस हवाले से डांट पड़ती हो कि बेटा ठीक है स्पोर्ट्स करो, प्रैक्टिस करो, जाओ एवरीडे, वो जो है प्रैक्टिस वो मिस नहीं करनी। ग्रेड्स क्या आते हैं स्टडीज में, ये बताएं। मैं अभी आपको सामने, मैं स्कूल के अंदर ही हूँ, मेरा हाँ, स्कूल आई कैन सी। सपोर्ट करता है, और मेरे अगर एग्जाम्स रीस्केड्यूल होने, मेरी कोई मीट हो, मेरे स्कूल मेरी हेल्प करता है। और अपना मैं पढ़ाई और स्विमिंग को साथ लेके चलना चाहता हूँ आगे भी, जब तक मैं मैनेज कर सकूँ। तो प्रोफेशन में इसको इस तरह से आगे से कंटिन्यू करेंगे? कुछ और करने का अम्मा पापा कभी फोर्स करते हैं कि नहीं बेटा यू हैव टू अर्न समथिंग वेरी, लाइक कोई बिजनेस करें, कोई इस तरह से करें, या फिर आप इसी को एज अ प्रोफेशन आगे लेके चलना चाहते हैं? अनटिल अनलेस मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं तो मैं अपना प्रोफेशनली स्विमिंग करूंगा। अच्छा जी हरमीत। अच्छा, जबरदस्त। वैसे आपने जिक्र किया स्कूल का, घर का, दोस्त बनाए या सारे दिन पानी में रहते हैं भाजी? सही बात है, स्विमिंग में बहुत टाइम देना पड़ता है, तो सोशल लाइफ आपको थोड़ी सी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और वो मेरा ख्याल से वर्थ इट थी। जहाँ तक अब मैं पहुंच गया हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जो टाइम मैंने वो दोस्तों के साथ नहीं गुजारा या मैंने अपना पार्टियां या नहीं किया और मैं स्विमिंग किया उस टाइम, तो मैं समझता हूँ कि वो मैंने प्रोडक्टिव वे में अपना टाइम यूज किया और वेस्ट नहीं किया। अच्छा, सोशल लाइफ को किसी हद तक सेक्रीफाइस करना वो ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसकी प्रोडक्टिविटी ये है कि आप आज किसी मकाम पर है, यू आर ऑन द स्क्रीन विद अस और यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, और हम आपकी क्रेडिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। बट ऑल दो सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? इफ यू आर हाईलाइटेड विद 300 गोल्ड मेडलिस्ट, तो आपको पता है कि शोज तो आपको अप्रोच करते हैं, बट आपकी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस भी बहुत जरूरी होती है। आपको पता है वहां से बहुत सारे स्पॉन्सर्स, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं टू बी विद यू, टू अप्रिशिएट यू। सो वहां भी टाइम स्पेंड करते हैं या सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस भी आपकी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं, सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस मैंने इसीलिए अपनी मेंटेन की हुई है ताकि आगे यूनिवर्सिटीज में वो मुझे हेल्प करे। मेरा फेसबुक पे पेज है हमजा आसिफ स्विमिंग ब्लॉग्स के नाम से, आप देख लीजिएगा। उस पे मैंने अपनी सारी प्रोग्रेस फ्रॉम 6 इयर्स टू 16 इयर्स सारी उसमें मैंने प्रोग्रेस अपनी ट्रैक करके लगाई हुई है। That will help you out इंशाल्लाह। Thank you so तो much हमजा, हमजा। क्या वहां से जिस तरह सोहा ने कहा कि कहीं ना कहीं स्पॉन्सर मिल जाते हैं, तो कोई ऐसा स्पॉन्सर मिला है सोशल मीडिया के थ्रू जो जिसने approach कहा किया हो कि भैया आपको? आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी? मैंने उनको कांटेक्ट किया है, लेकिन फिलहाल अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि स्विमिंग को पाकिस्तान में इतना अभी सपोर्ट नहीं करते। हमारी मेन हाईलाइट करते हैं वो मेन क्रिकेट और क्रिकेट है सिर्फ। तो हम अगर बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान दें या उनकी तरफ भी थोड़ा इंटरेस्ट शो करें तो हम एक्सेल करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक हमजा फ्रॉम गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। और आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, और हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि फुल ऑफ टैलेंट, आप कहीं भी यू नेम इट, किसी भी सिटी का नाम ले, पाकिस्तान की बहुत सारा टैलेंट है, सिर्फ सहूलियात के फुकदान की वजह से हम इस टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम जब महंगाई की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल सिनेरियोज की बात करते हैं, फिर हम इस फोरम में बहुत सारे ऐसे एथलीट, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन जो कि बहुत मेहनत करते हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है, उनको भी शामिल करते हैं। बट ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये खबर हमेशा हाईलाइटेड रहती है कि इस वक्त मौजूदा महंगाई की लहर ने बुरी तरह मुतासर किया उस तबके को जिसको हम आम ले मैन कहते हैं। आजकल रोटी कपड़ा मकान तो हर किसी का मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है खाना। रोजाना की बुनियाद पर हरमीत जो है वो इस चीज़ को कोट करते हैं कि सब्जियां फ्रूट्स कितनी महंगी हो गई हैं, क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आटा कितना महंगा हो गया है, और इसके बाद फिर गैस का तो शदीद फुकदान है। अब रोटी के लिए दर दर फिरने वाले लोगों के लिए एक ऐसा इदारा काम कर रहा है जिसे हम सहूलत फाउंडेशन कहते हैं, और वो किस तरह से
खाना फराहम करते हैं लोगों को, कहाँ कहाँ करते हैं, हाउ दे स्टार्टेड, और कितने लोग, कितनी बड़ी तादाद में लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। फाउंडर सहूलत फाउंडेशन मोहम्मद अरसलान आफ्ताब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का। बताइएगा कि सहूलत फाउंडेशन की सोच तो एज नेम डिपिक्ट कि आप सहूलत देना चाहते हैं लोगों को, खूब भी खाने की सहूलत, लेकिन आपने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया, हम ये जानना चाहते हैं। जी वी स्टार्टेड इन 2020 बेसिकली पेंडेमिक के साथ मार्च 2020 में हमने स्टार्ट किया था। उसमें इनिशियली यही प्लान था कि जो हमारे डेली वेजेस हैं उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट करें। राशन प्रोग्राम के ज़रिए हमने शुरू किया था। प्लान तो नहीं था कि हम यहाँ तक जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 महीने तक 4200 ख़ानदानों के घर तक हमने राशन पहुँचाया था। That's really good. उसके बाद जब मुल्क खुल गया था तो फिर ये हुआ कि हमने दस्तरखान का चैप्टर स्टार्ट किया। तो पहला दस्तरखान सितंबर 2020 में खोला और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खोलते चले गए। अब हमारे 4 दस्तरखान हैं और 3000 लोग रोज़ाना खाना खाते हैं। अच्छा अरसलान, ये एक ऐसा काम है कि जब आप ये कारवां शुरू करते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें शामिल होते चले जाते हैं, ये दायरा कार मज़ीद बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपको फिर इस बात का अंदाज़ा होता है यहाँ आके कि लोगों की तादाद बहुत बड़ी है जो खाने के लिए मारे मारे फिरते हैं। वो मांगें, वो जो मर्जी करें, बस उन्हें खाना चाहिए होता है। तो आप ये जो दस्तरखान लगाते हैं ये कहाँ कहाँ लगाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ीद होते हैं इससे? जी दस्तरखान असल में हमने तो रेंटेड प्लेसेस ली हुई हैं। प्रॉपर एक सेटअप बनाया, फुल फ्लेज सेटअप है जिसके अंदर तंदूर इन हाउस लगा हुआ है। इन हाउस हर जगह कुकिंग होती है, स्टोर अपना है, वॉशिंग होती है और प्रॉपर दस्तरखान का एक तरीकाकार है। प्लेट्स भी जो एक बंदा खाता है उसके बाद धुलती हैं आती हैं। हाइजीन का भी हम पूरा इंतजाम रखते हैं और हमारा जो मेन्यू भी होता है वो भी एक प्री डिसाइडेड मेन्यू होता है। तो हमारे रोज़ाना होता है, सिर्फ ईद की 2 छुट्टियाँ करते हैं, उसके अलावा तो थ्रू आउट द ईयर हमारा लंच एंड डिनर 2-2 घंटे के लिए खुला होता है और ऑल यू कैन ईट होता है। अच्छा, सहूलत फाउंडेशन में और मज़ीद भी, जैसे आपको पता है कि अब सैलाब भी आया, ज़लज़ले भी, और ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि फाउंडेशंस या NGOs या मुख़य्यर हज़रात बड़ी तादाद में सामने आते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आपने किस तरह से लोगों की मदद की है? इसमें ये था जी कि फ़्लड के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती गई और हमारी टीम ने जितनी उसके ऊपर करना था काम, उन्होंने जो ग्राउंड वर्क है वो जब कंप्लीट कर लिया था तो उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 ट्रक्स हमने भेजे थे सप्लाइज़ के, जिसके अंदर बहुत सारे 250-300 टेंट्स थे। उसके अलावा राशन बैग्स थे, तकरीबन 600-700 राशन बैग्स गए हैं हमारे। उसके अलावा और भी गर्म कपड़े और इस तरह का सामान हमने वहाँ पे पहुँचाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्लड रिलीफ का काम था उसके बाद फिर हमने सहूलत होम्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने इनिशियल मामलात को देखा, जब वो क्लियर हो गया हमारे वहाँ के एरियाज़, तो उसके बाद हमने सहूलत होम्स बनाए थे। तो तकरीबन हमने 16 घर बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सर्दियों का थोड़ा सा वेट है, फिर स्वात के कुछ एरियाज़ हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम और बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। जी अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि जाहिर बात है आपने जो शुरुआत की है एक ऐसा काम है कि हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे मुसाफिर या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको रोटी नहीं मिलती बड़े मुश्किल से, और पिछली हुकूमत में एक इक़दाम उठाया था और उसको काफ़ी, मैं जब भी जाता था लोग अप्रिशिएट भी करते थे। आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से एरिया में आपका ज़्यादा टारगेट होता है और वहाँ पे दस्तरखान आप लोग सजा देते हैं, या कहीं ना कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे वहाँ पे ही दस्तरखान जो है वो लगते रहते हैं? ये दस्तरखान जब हम लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आसपास कितनी लेबर क्लास है। हमारी ये थोड़ी रिसर्च होती है उसके ऊपर। अभी जिस तरह लाहौर के कुछ 4 डिफरेंट मकामात हैं जहाँ पे लेबर इंटेंसिव एरियाज़ में हमने, जिस तरह जौहर टाउन में, इकबाल टाउन में, टाउनशिप में और अभी वफाकी में एक बहुत बड़ा बाज़ार है उसके पास, हमने ये 4 ब्रांचेस हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं। और उसमें ये होता है कि जो दिन को काम के लिए निकलते हैं उन लोगों के लिए ये एक फैसिलिटी होती है कि वो बाहर से उनको खाना खाना पड़ता है, तो वो तकरीबन 200-250 रुपीज़ लगाते हैं अपना एक मील का। तो जब हमारे पास वो खाते हैं तो उनका मील तकरीबन 200 के करीब का उनको जो है ना बचत हो जाती है। तो आप देखेंगे एक बंदा है वो अगर दोनों मील्स हमारे पास खा रहा है थ्रू आउट द मंथ, तो वो 12,000 रुपया बचा रहा है। तो 12,000 रुपया उसकी जेब में चला गया, जिससे वो अपने बच्चों की फीस दे सकता है, दूध लेके आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपना किराया वगैरह दे सकता है अपने मकान का। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि
जो डेली वेजर है उसको हेल्प किया जाए, क्योंकि आजकल के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स में बहुत मुश्किल हुआ है लोगों। लेकिन आपको पता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद। अच्छा सर, आपने बात की घरों के हवाले से, खासकर सैलाब की जो तबाहकारी हुई है, हम मीडिया का भी ये फर्ज है कि उस चीज को थोड़ा बहुत हाईलाइट भी रखें, और कहीं ना कहीं वहां पे जो कि जिस किस्म के हालात हैं और जिस किस्म की वीडियो आ रही है, तो जो हुकूमती सतह पर राशन था उसमें भी बड़ी कोताहियां हमें नजर आती, लोगों तक वो चीज नहीं पहुंच पा रहे। आप लोग ग्राउंड पे गए, आप लोगों ने सारी चीजें, जिस तरह आपने फरमाया कि आपने कुछ 16 घर बनाई, बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं खाना या दस्तरखान का जो सिलसिला है वो भी चलता है वहां पे। क्या क्या चीजें वहां पे आपने देखी और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? वहाँ पे जी एक तो बात ये कि मेनली आपको पता, आपने देखा ही होगा मीडिया के थ्रू, आपको ऑब्वियसली पता होगा कि जी पुल भी काफ़ी सारे टूट गए थे, उसके अलावा मकान बहुत सारे गिरे, काफ़ी चीज़ें तो वाइट। हम एक जगह गए, वहाँ पे मस्जिद एक वक्त में मस्जिद होती थी वहाँ पे, और वो मस्जिद पूरी जो है ना वो सैलाब के अंदर शहीद हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी हम एक आध महीने में वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये है कि लोगों की जो थी ना बेसिकली वो छत चली गई थी, तो वो गर्मियों के टाइम पे भी, और फिर बीमारियाँ, तो हमने इनिशियली जब हमने एफर्ट्स स्टार्ट की थी तो फिर हमने टेंट्स पहले बल्कि हमने अपनी प्रोडक्शन लाइन लगा ली थी, क्योंकि सब महंगे हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने खुद ही टेंट्स बनाने शुरू कर दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी टेंट्स वहाँ पे पहुँचाए, लगाए, और उसके अलावा उनको राशन और कपड़े और सारी चीज़ें भी। मेडिकल कैंप्स की बहुत अच्छी ज़रूरत थी एट दैट टाइम। उसके अलावा हमने मेडिकल कैंप्स के साथ हमने लाइजन किया था, हमने और भी डिफरेंट जो हैं NGOs जो काम कर रही हैं उनके साथ भी लाइजनिंग की थी। उसमें यह था कि हमने दवाइयाँ बहुत ज़्यादा पहुँचाई थी वहाँ पे, हमने नेट्स जो थे, मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये बहुत सारी तादाद में ये हमने चीज़ें पहुँचाई थी, ताकि उस टाइम पे हम उसको क्लियर कर सकें। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताएं कि सहूलत फाउंडेशन, चले ये आपने बिल्कुल कहा कि रेंटेड जगह हैं, वहाँ पर आप खाना फराहम करते हैं, और ज़्यादा टारगेट ये होता है कि डेली वेजेस जो है उनको फ़ायदा हो सके, लेकिन आपको पता है कि मांगने वालों की बहुत बड़ी तादाद होती है। जैसे पनाहगाहें बनाई गई थी PTI के दौर में, तो वहाँ पर आप ज़्यादा उन लोगों को देखते हैं जो सड़कों पर और फुटपाथ्स पर सोते थे, और वो वहाँ जाकर आराम करते थे, या उनको पनाह दी गई थी। अब आप अगर बात करें तो इस कारवां में आहिस्ता आहिस्ता लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है लोग सिर्फ इदारे की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, लेकिन दे वांट टू डोनेट, वो इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस नोबल कॉज का। तो लोगों ने अपनी जगह इस तरह से दी भी हुई है, ये सारी रेंटेड है, या लोग आप तक पहुँचते हैं ताकि वो भी इस कारवां का हिस्सा बन सके? देखिए, रिसर्च तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स से ज़्यादा चैरिटी दी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ तो सिंस इट्स अ मुस्लिम कंट्री और यहाँ पे लोग पसंद करते हैं चैरिटी देना, तो हमारे पाकिस्तानी डोनेशन देने में तो बहुत उनका खुला हाथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साल हो गए मैंने ये काम शुरू किया, और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पैसे कम होने की वजह से मुझे काम बंद करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह डोनर हजरात तो जो है बहुत, और बढ़ चढ़ के करते हैं, और जितने इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं, हमने 4 ब्रांचेस कर ली थी, 5वीं खोलने में सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर ने बहुत तंग किया, क्योंकि हर चीज़ डबल से ज़्यादा हो गई है। तो बेसिकली ये होता है। जो आपने बात की मांगने वाले हजरात की, उसमें ना मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे पास वो लोग नहीं आते, हमारे पास खाना खाने वो ही आते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं। उन लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फर्क होता है। मांगने इट्स अ बिजनेस बेसिकली। वो एक ये नहीं है कि वो गरीब हैं, मजबूर हैं और मस्कीन हैं वो मांग रहे हैं। जो मजबूर आदमी वो तो आपको नजर ही नहीं आता, वो सफेद पोश तबका अगर हम इसे कहें, वो लोग जो खुद मांगते भी नहीं है, गुर्बत भी है, परेशानी भी है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हाथ नहीं फैलाने। तो वो ऑन द फेस ऑफ इट आपको नजर नहीं आएगा कि जो बंदा जो असल में जो मजबूर बंदा है। तो बहुत सारी लोगों की मजबूरियां जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं, लेकिन मांगने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा दैट्स अ बिजनेस। किन किन एरियाज को आप कैटर कर रहे हैं फिलहाल? अभी मैंने बताया जौहर टाउनशिप, इकबाल टाउन और वफाकी के अंदर ऑल इन लाहौर। तो क्या समझते हैं इसकी, ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हर सिटी में इसकी अशद ज़रूरत है, तो इस पूरे सर्कल को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से क्या सोचते हैं? हमने इनिशियली प्लान तो किया था कि हम 1 साल बाद हम चले जाएंगे फैसलाबाद, मुल्तान और कुछ एरियाज़ में जहाँ पे लोग बेसिकली हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोग आए होते हैं नौकरियाँ ढूंढने और वहाँ पे रह रहे होते हैं और किराए के मकानों में रह रहे होते हैं। तो अब मसला ये है कि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है कि अब हमारे लिए करंट सेटअप को ही चलाना बहुत मुश्किल हुआ है, और भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आते हैं इर्द गिर्द के। तो उसमें ना करंट सेटअप भी चलना इतना मुश्किल है कि हम एक्सपैंड और कर ही नहीं सके। हमने पहले हमारी एवरेज एक्सपेंशन 3 मंथ्स में थी कि 3 to 4 मंथ्स में हम एक और ब्रांच खोल लेते थे, लेकिन अब हम 8 महीने से कोई ब्रांच नहीं खोल सकते। अच्छा, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आप एक ब्रांच बना रहे हैं, आप उसमें ये फील कर रहे हैं कि हर चीज़ की प्राइसेस डबल से ट्रिपल हो गई हैं,
तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है, वो भी 40 से 50 हज़ार तनख्वाहदार तबका जो है वो किस तरह से इस महंगाई में, शदीद महंगाई में, जहाँ डबल नहीं आपकी प्राइसेस ट्रिपल हो गई हैं, वहाँ पर घर चलाना कितना मुश्किल है। आप शायद इस चीज़ को ज़रा करीब से महसूस करते हैं बिकॉज आपने जब 2020 में शुरू किया तो ग्रेजुअली जो ग्राफ ऊपर गया है और अब 2021 में तो खास तौर पर बहुत 2022 में बहुत बुरे तरीके से ये ऊपर गया है कि अब आउट ऑफ द रेंज हो गई हैं चीज़ें। अगर आप बात करें इन एरियाज़ की तो अब आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर 3 टाइम का खाना दिया जाता है या ये वेरी करता है कि कहीं 2 टाइम का, कहीं 1 टाइम का, तो ये खाना किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है दिन में? खाना देखिए हम 2 टाइम देते हैं। और जो आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात करिए, जब मैंने 2020 में स्टार्ट किया था तो आटा 45 रुपए का था, आज 135 रुपए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 96 रुपए का सफेद चना मिल रहा था, आज 350 रुपए का मिल रहा है। चावल 100 का था, 350 का हो गया आज। तो आप देखें कि 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कीमतें हर चीज की। ऑयल 200 का था, आज 550 का है। तो इसलिए हम मजीद बढ़ना है और आगे आई होप के ना बढ़े, लेकिन हाँ बढ़ना। और जो आप कह रही हैं कि एक बंदा 50,000, अगर वो अकेला कमाने वाला है ना 50,000 रुपए, वो बंदा अपना क्वार्टर का खर्चा भी नहीं उठा सकता। फैमिली ऑफ 4 वो नहीं उठा सकता। ये बातें करके ना बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम ये बातें शुरू भी अपना प्रोग्राम इस बात से करते हैं, ख़त्म भी और बीच में भी यही बात करते हैं, लेकिन जो सफ़र कर रहा है बेसिकली उससे कोई नहीं पूछ रहा और उसको नहीं पता कि वो किस तरह से मैनेज कर रहा है। जी हरमीत। अच्छा, मैं वाकई में आप बड़े करीब से सारी चीज़ों को देखते हैं, और लेकिन आपसे इस सारी सूरत हाल में जानना चाहूँगा, क्योंकि हम चीज़ें देख रहे हैं, प्राइसें बढ़ रही हैं, घरों में बहुत सारे चूल्हे जो हैं वो बुझ रहे हैं। अगर आप करीब से जाएं तो बहुत सारे लोगों की जो फरियाद है वो हम सुनते भी हैं। ऐसे में आपने जब ये शुरुआत की, अब अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि अब जो आवाम की तादाद या लोग जो जिनको अपनी पेट की आग बुझानी है, तो उनकी तादाद क्या बढ़ गई है दस्तरखान पे या कम हुई है? इस पर थोड़ा सा तबसरा करें। हाँ जी, डेफिनेटली तादाद तो काफ़ी बढ़ गई है और हम उसको कोप अप करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। हमारा 2 घंटे का दस्तरखान होता है और हमारा जब तादाद बढ़ जाती है तो 1 घंटे में ही हमारा खाना ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम इंक्रीज़ करते रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली ही हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अभी कॉस्ट बेयर करनी होती है। तो वो जो घंटे का होता है वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे में मैक्सिमम ले जाते हैं। तो जब अगर एक ब्रांच में एक वक्त पे खाना खाने 300 लोग आ रहे थे, आज 450 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अच्छा, इसे कंक्लूड कीजिएगा। आप अरसलान के, वैसे लाहौर को या इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर कहा जाता है। बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पर काम करते हैं फिर वो ईद त्योहार पर चले जाते हैं वापस। जैसे हमीद ने भी इस्लामाबाद छोड़कर सवार जाना होता है और लाहौर भी खाली हो जाता है ईद त्योहार पे। तो इसको आप किस तरह से फंक्शनल करते हैं इन इवेंट्स पे और इसे कैसे चलाते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ईद सिर्फ ऐसा मोमेंट होता है कि ईद के 2 दिन, मतलब 2 ईदें हैं तो 4 दिन, तो उसमें लोग नहीं आते। हमने ये कॉन्सेप्ट ये बनाया था कि हम थ्रू आउट द ईयर एवरी डे दस्तरखान लगाएंगे, एवरी डे, और उसके बाद हम किसी भी दिन किसी भी बंदे को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जब हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें ये है कि ईद के 2 दिन इसलिए हम छुट्टी अब करते हैं, पहले नहीं करते थे, अब हम करते हैं क्योंकि लोग ही नहीं आते। तो ज्यादातर जो परदेसी है वो चला गया होता है और हमारा है ही ऑडियंस परदेसी, जो कि यहाँ पे आके नौकरियां कर रहा है, कोई गार्ड कर रहा है, कोई लोकल कंपनीज के अंदर ड्राइवर है, या कोई जो है डिलीवरी बॉयज जिस तरह होते हैं, या इस तरह के लोग बेसिकली हैं। तो वो ज़्यादातर अपने घरों में चले जाते हैं। ठीक है अरसलान, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हम बहुत नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे और यकीनन इसका अजर भी आपको ज़रूर दे। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। थैंक यू अरसलान। हाँ जी, Welcome back after the break. Just because of social media, because we have everything on a single click. तो ये क्लिक जो है बस ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन का ज़माना है और बस यही हम सारा दिन करते रहते हैं। आर्ट और लिटरेचर से दूरी इतनी ज़्यादा हो गई है कि शायद ये डेफिशिएंसी जो आ गई है, ये कमी जो पर्सनालिटीज़ में देखी जाती है, इसको फिल करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन इस दौर में भी बहुत सारे इदारे या बहुत सारे इटसेल्फ लोग ऐसे हैं जो इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से नौजवानों को, या वो लोग जो शायरी का शौक रखते हैं या जो आर्ट से मुंसलिक हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ऑन एंड ऑफ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप फील कर सकते हैं कि आर्ट अभी भी लोगों में जिंदा है और लिटरेचर को अभी भी लोग पढ़ना, लिखना और ना
पेन आप बहुत पसंद करते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं गुलाम अब्बास नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक ऐसा इदारा चला रहे हैं जिसे नजम फेलोज़ का नाम दिया है, जिसमें आर्ट और लिटरेचर के फ़रोग के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सोहा, आपने मदऊ किया और यकीनन ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और ये आज पहली दफ़ा हुआ है कि एक प्राइम मीडिया के ऊपर जो है एक सोशल मीडिया का जो है वो चर्चा हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और कि मैं अपने इदारे को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट्स रियली गुड, क्योंकि आपका इदारा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मतलब हमारा फोकस ये होना चाहिए या शायद नहीं है कि नौजवानों को ज़्यादा इसकी तरफ राग़िब किया जा सके कि आर्ट और लिटरेचर को साथ साथ कैरी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल दो टेक्नोलॉजी और हर चीज़ को हम साथ साथ, तो वो तो ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में शामिल होती चली जा रही है। तो नजम फेलोज़ जो है वो इस हवाले से क्या काम करता है, कैसे काम करता है और ये एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? अच्छा, नजम फेलोज़ का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इसका एक स्लोगन है, एक दूजे को फूल देते हैं, मोहब्बत को तूल देते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो शेर और शायर है उसको इज्जत दी जाए और उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पर टेक्नोलॉजी के हवाले से हर जो है वो सहूलत मुयस्सर हो और जो भी आप वहाँ पे पढ़ें, जो भी रिकॉर्ड करवाएं, वो एक आर्काइव के तौर पर एक खूबसूरत जो है मंजरकशी के तौर पर वो रिकॉर्ड हो। और यहाँ पर पोइट्री की नशिस्तें भी हमारे होती हैं, इसके अलावा म्यूज़िक की भी हम जो है नशिस्तें यहाँ पे करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी हैं। हमारे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें शाम तराफ़ फ़न है, इसमें नज्म नौ है, इसमें नज्म आराई है और महफिल अदब है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, नए शोरा को भी इसमें शामिल करने जा रहे हैं कि जो नया लिखने वाले हैं वो आएँ और अपना जो है वहाँ पर कलाम पेश करें और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ग्रूमिंग करते जाएं। जो सीखने वाले होंगे उनको हम सिखाएंगे फिर। अच्छा, इसको आप कनेक्ट किस तरह से करते हैं नौजवानों से? मतलब हमारे पास कुछ ऐसे 2-3 प्लेटफॉर्म्स जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेज हो गए, जहाँ पर नौजवान जो है वो चूंकि लिटरेचर से दूर है लेकिन एट द सेम प्लेस बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो आज भी बहुत ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में नशिस्तें भी कराते हैं उनसे इंटरेक्शन लेने के लिए या उनको अपने साथ लिंक्ड इन करने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं? अच्छा, देखिए, हमारा जो करेक्शन है वो हम हर एक मीडिया के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी हमसे अप्रोच करता है हमें कि भाई नजम फेलोज़ की यहाँ पे हमें कवरेज के हवाले से जो है वो ज़रूरत है, हमें मुशावरत है, कोई शोरा के कनेक्शंस वगैरह के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे साथ तो सारे दोस्त लिंक हैं, तो किसी शायर का उनको ज़रूरत होती है, वो नंबर्स वगैरह हम शेयर करते हैं, वो एक समझ लें डायरेक्टरी होती है। तो हमें अप्रोच करते हैं कि भाई हमें ये शोरा को बुलाना है, तो हमें थोड़ी सी इसमें तावन दरकार है, तो हम उनको बुला भी देते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो मैं समझता हूँ एक इल्मी इदारे में जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और सारा कुछ चलता है। लेकिन हमारा जो इदारा है वो निजी सतह पर, शायद निजी सतह पर ये नजम फेलो स्टूडियो हाउस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर का स्लोगन लेकर ये वाहिद इदारा होगा जो स्टूडियो के तौर पर जो है वो एक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो पाकिस्तान लोग जो आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, मंथली एक्टिविटीज़ होती हैं या वीकली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपने कहा उसमें मौसीकी भी है, शायरी भी है, व्हाट एल्स जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? जी, हमारे बेसिकली एक कोर कमेटी है। कोर कमेटी में नसीर अहमद साहब हैं, इसके अलावा मुरली चौहान, मज़ाक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, ये हमारी कोर कमेटी है। और इसके अलावा हमारी फिर नजम फेलोज़ एक समझ लें दोस्तों का एक ग्रुप है जिनका मकसद शेर और शायर को सुनना है। हम दोस्तों को बुलाते हैं और वहाँ पर उनको सुनते हैं और साथ हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा जो ग्रुप है ये सारा इसी जो है वो स्लोगन को लेकर आगे बढ़ रहा है। बाज़ौक़ शख्सियत, आपको पता है बड़ा ज़ौक़ शौक़ रखते हैं। हमारे हरमीत सिंह भी और इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये भी आपसे यकीनन इस हवाले से पूछना चाहते हैं। जी हरमीत। जी बिल्कुल, अगर हम देखें, आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे याद है कि एक वक्त होता था कि शायरी मुशायरे जो है वो हुआ करते थे कहीं ना कहीं देहातों में, शहरों में, और ये इवेंट जो है उसमें बड़े लोग पार्टिसिपेट करते थे, नौजवान भी करते थे। अब आपने इसको एक नया रंग दिया, एक नया ढंग दिया है, तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होकर दोबारा उस अदब लिटरेचर की तरफ लोग आना शुरू हो जाएंगे? मैं समझता हूँ कि दौरे जदीद के जो तकाजे हैं उनको हम मद्देनज़र रखें तो हमें सोशल मीडिया की अहमियत किसी तौर पर कम नहीं हो सकती। हमें इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है
अब इसको हम ये नहीं कह सकते, जो भी मीडिया है उसको हमने जो है वो यूज़ करना है। मकसद क्या है कि जो एक पहले बुकिश जो है हम शायरी पढ़ते रहे हैं, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई है। तो हमारी क्या होती है, हम रील्स बनाते हैं पोइट्रीज की। अब रील्स लोग सुनते हैं, उनको पसंद आती है, वो फिर यूट्यूब का रुख करते हैं उस कंप्लीट वीडियो को विजिट करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में वो किताब का भी फिर शऊर बढ़ता है, वो आहिस्ता पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये समझ लें एक हमें टूल के तौर पर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक मुशायरों की आपने बात की है, हाल ही में हमने जनवरी के अंदर नजम फेलोज में नजम फेलोज के ज़ेरे इंतज़ाम एक होटल के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुशायरा करवाया है। मैं जो है उसमें हमें बड़ी पजीराई मिली है। मतलब कहा जाता था कि लाहौर में बाज़ौक सामाईन नहीं मिलते हैं, सुनने वाले लोग नहीं मिलते। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छे जो है वो सम्मेलन इदारे की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छे लोग आएंगे तो उसमें आप देखिएगा कि ये लोग सुनने वाले भी मौजूद होंगे। कहिएगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अदब से दूरी की एक बहुत बड़ी वजह हमारे यंगस्टर्स में ये भी है कि हम उर्दू अदब को इतना पढ़ते नहीं हैं, या अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो मेन फोकस में हमारे सब्जेक्ट्स में बहुत कम होता है कि हम बच्चों को इसकी तरगीब दिलाएं कि उर्दू अदब को पढ़ना है, लिटरेचर को पढ़ना है, या आर्ट के फ़रोग के लिए आपको कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। आप इसको क्या समझते हैं कि बच्चों को इससे राग़िब करने के लिए, आपने ठीक कहा कि अट्रैक्शन डालने के लिए आप लोग रील्स बना लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे फिर भी उस हद तक इन्वॉल्व या इंडल्ज नहीं है उर्दू अदब में। क्या आपको लगता है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी उर्दू अदब का बाकायदा इस तरह से फ़रोग करने के लिए हमें काम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पर जो एक इल्मी इदारा है वही बच्चों की ग्रो जो है वो करेगा, उसी हवाले से करेगा, तो फिर ही ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, हमारे लिए काम आसान होता जाएगा, हमें बाज़ौक़ सामीन मुयस्सर होंगे। अब वो मेहनत हमें ऊपर वाले लेवल पे आके करनी पड़ेगी तो हमारे लिए यकीनन एक मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर ये एक तालीमी इदारे से ये चीज़ें, मुझे याद है जब हम मैट्रिक के अंदर थे, हमारे बाकायदा बज़्म इकबाल के प्रोग्राम्स होते थे, तकरीरी मुकाबला जात होते थे, वहाँ पर शायरी की भी सारी के पार्टिसिपेट भी करते थे, बिल्कुल हमें वो एक फन एक्टिविटी लगती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें मादूम होती जा रही हैं, लोगों में उस तरीके से वो सेंस नहीं रही है। लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे ने अपनी एक कोशिश करनी होती है, अपना हिस्सा डालना होता है। तो हम ये कोशिश ज़रूर करें कि नई जनरेशन को भी इसके साथ लिंक किया जाए, और जो पहले से मौजूद है ज़ाहिर है वो लोग तो लिटरेचर से पहले ही हम आहंग हैं। जी हरमीत। अच्छा, आपने जिस तरह फरमाया, हम ये भी देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि डिजिटल का दौर है, और वहाँ से यूट्यूब से या कहीं ना कहीं इंस्टा से कहीं ना कहीं ऐसी पोट्री मिल जाती है, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान जो है वो भी ज़ौक़ रखते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे शायर भी होते हैं, हमारी भी उनसे मुलाकातें होती हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो नए नस्ल आ रही है, यानी सोशल मीडिया के जो लोग आ रहे हैं, यानी आज के जो नौजवान हैं, इनमें कितनी जो शायरी है इसमें कितनी पुख्तगी है, और क्या इनको मजीद कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है? क्योंकि आप चाहे सहाफ़त में आते हैं या जहां पे भी आप जाते हैं, आपको किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या आप लोगों को लगता है कि जो शायर हैं जिन्होंने नाम बनाया हुआ है, उनका क्या फ़र्ज बनता है? हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पहले नंबर पे तो आपके सवाल का मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहली चीज़ है कि नया शायर, जहाँ तक नए शायर की बात करें तो नया शायर बहुत खूबसूरत शेर कह रहा है, बहुत पुख्ता शेर कह रहा है। मामला ये है कि वो शेर हम तक किसी तरह पहुँच नहीं पाता। कुछ मीडिया, मतलब वैसे तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है सारा कुछ, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जो कि आपको ज़्यादा जगह पर जो है वो पहुँचाए। अब उसकी क्वालिटी वीडियो की इतनी अच्छी नहीं होती, वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो लोगों तक पहुंच सके। तो जहां तक शेर का ताल्लुक है, आज शेर किताबी सूरत में कम और सोशल मीडिया डिजिटल सूरत में ज़्यादा पहुंच रहा है। तो नया शायर शेर अपनी जगह पर कह रहा है और बहुत पुख्ता शेर कह रहा है। अब आपकी दूसरी सवाल की बात करूं कि ये लोग जो है असल में, ये लोगों के अंदर हमें ये चीज़ पैदा करनी है। हमें कैसे पैदा करनी है? मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, हमने नातिया मुशायरा एक हमने करवाया, तो उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर नात लिखने का रुझान भी पैदा होना शुरू हो गया। अब बात यह है कि जो चीज़ आप ज़रूरत, मतलब मैं एक चीज़ लिखता हूँ,
उस चीज़ की यूटिलाइजेशन क्या है। अगर मेरे पास यूटिलाइजेशन नहीं होगी चीज़ की तो वो मुझे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे वो काम करने का फ़ायदा नहीं होगा, मेरी पजीराई नहीं होगी तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें पहले तो जो इसकी ज़रूरत जो है पैदा करने की ज़रूरत है कि और लोगों को बताना है कि भाई आप अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आके पढ़ेंगे और इसके ये फ़वाइद हैं और ये है। तो मैं सोचता हूँ नई जनरेशन को इस तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि हम डिजिटलाइज हो गए हैं ना, और हमने काफ़ी चीज़ें शिफ्ट कर दी हैं, और हमने फाइनली ये एक अच्छी चीज़ भी है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को टेक्नोलॉजी रिलेटेड कर लिया या ओरिएंटेड कर लिया है, लेकिन फिर भी अदब से आपका ताल्लुक़ है, आप शायर भी हैं, लेकिन आप अगर नौजवानों को देखें या आज के ज़ौक़ शौक़ रखने वालों को देखें, लिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? डिजिटलाइज होने के बावजूद भी, रील्स और सोशल मीडिया के बावजूद भी लिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं लिखने से ज़्यादा कहूँगा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि 100 किताबें पढ़ें तो फिर आपको एक किताब लिखनी चाहिए। तो मामला ये है जो नए लड़कों में जहाँ तक शेर की पुख्तगी पाई जाती है और अच्छा है, उनका मुताला है उसके बैक पे, ठीक है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि जो नए लिखने वाले हैं, खासकर वो जो सिर्फ सोशल मीडिया की एक अट्रैक्शन से चाहते हैं कि एक गज़ल लिखकर या एक मजमून लिखकर वो वायरल हो जाए या लोगों तक पहुँचे, ये ऐसा नहीं है। ये एक रियाजत है और ये सालों की रियाजत है। इस रियाजत में से गुजर के आप जब मुतालिया से गुजर कर आप जब लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे और यकीनन उसकी पजीराई भी होगी। तो जो आजकल के लोग, मतलब मैंने ये देखा है कि एक दूसरे के इंस्पायर होके भी लिखना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, और सोशल मीडिया पे जो कि चीज़ फेम लेती है, जो वायरल होती है, फिर लोग उस तरफ चलते भी हैं और वो करने की कोशिश भी करते हैं। आजकल आपको पता है कि टिकटॉक्स पे और रील्स का कितना रुझान है, लिपसिंग करने का, एक्टिंग का, गाने का कितना रुझान है। तो लोग जो करना चाहते हैं उन्हें इस हवाले से क्या पैगाम देंगे कि खास चीज़ों को कीप इन माइंड रखना पड़ता है? अगर आप अदब या लिटरेचर को चूज़ कर रहे हैं तो आपको अदब का ख्याल भी तो रखना पड़ेगा, एक एहतराम होता है, उसको तो नहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो मामला क्या है, मामला ये है कि हम रातों रात शोहरत चाहते हैं, जबकि फिर वही बात बुनियादी कि रातों रात शोहरत नहीं होती। अगर आपको खुद अल्लाह ताला ने इज्जत दे भी दी है रातों रात, वो कायम नहीं रह सकती जब तक आप उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत ना करें। आप एक लेवल अचीव करने के बाद उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो आपको पहले तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत, अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो वो शोहरत बिल्कुल एक, आप देखेंगे 2-4 वीक के लिए कोई वीडियो वायरल होती है, उसके बाद हमें नामो निशान नहीं पता होता कि वो कंटेंट क्रिएटर किधर गया क्या नहीं। जबकि एक जब आप लिटरेचर में भी ऐसे ही जब आप उसके ऊपर पुख्तगी के साथ काम करते रहते हैं, एक जो है वो दिन रात मेहनत किया हुआ चीज़ होती है और आप फिर उसके साथ वो कंसिस्टेंटली उसको लेके आगे चल रहे होते हैं, तो वो फिर ड्रॉप डाउन उस तरह नहीं होता है जिस तरह जो है बाकी चीज़ों का होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कि बिल्कुल ये सारे सिनेरियो को जो हमने स्केच करने की कोशिश की है, इसका मकसद यही है कि अदब और लिटरेचर को अपने साथ साथ कैरी करना इस वक्त नौजवानों के लिए या हर एज ब्रैकेट के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आपसे लेंगे हम अब इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इशूज़ के साथ। अपना फीडबैक जो है वो ऑन एंड ऑफ हमें देते रहा करें, और अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, यू कैन टैग अस ऑन सोशल मीडिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।